फ्रेश टॉपिक है, आ जाइए स्टार्ट करेंगे। हेडिंग क्या लिखा है ये बताओ। पब्लिक इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। चलिए पहले शॉर्ट में समझेंगे, ध्यान देंगे, शॉर्ट में समझेंगे। आइए, हेडिंग क्या लिखा है, पब्लिक इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ध्यान देना, लिस्ट कराना है एक एक्स वाई जेड कंपनी को। मुझे क्या करवाना है बच्चा, लिस्ट करवाना है। तो एक स्टेप होंगे, एक प्रोसेस होगी, ठीक है। एवरी इश्यूअर, इश्यूअर मतलब एवरी कंपनी, मेरे एग्जाम्पल में वो कंपनी कौन है, एक्स वाई जेड, ठीक है। एवरी इश्यूअर, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, जल्दी आओ। एवरी इश्यूअर बिफोर इशूइंग द ऑफर डॉक्यूमेंट टू द पब्लिक, हम जनता को ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। अब ये ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है बच्चा, प्रोस्पेक्टस। ये ऑफर डॉक्यूमेंट एक तरीके से कंपनी के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं। हम चाहते कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो। तो मैं आपको अब क्या दूंगी, ऑफर डॉक्यूमेंट दूंगी, इसके साथ क्या दूंगी बच्चा, एप्लीकेशन वगैरह अटैच करके दूंगी। तुम उस ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे मेरी कंपनी के बारे में, जिसमें मैंने बहुत सारी तारीफें कर रखी हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और फिर आप मुझे सेंड कर दोगे विथ मनी, एप्लीकेशन अमाउंट, ठीक है। यही होता है। चलो, तो ऑफर डॉक्यूमेंट, इन्होंने क्या बोला, आप ऐसे ही जनता को ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते। एवरी इश्यूअर बिफोर इशूइंग ऑफर डॉक्यूमेंट टू पब्लिक, उसे क्या देनी पड़ेगी बच्चा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी लिस्ट कराने की। आप क्या करने वाले हो बच्चा, लिस्टिंग सिक्योरिटी। हेडिंग देखो, हेडिंग देखो क्या लिखा है, लिस्टिंग, ठीक है। अगर आपको लिस्ट करवाना है तो पहले आप क्या करोगे, एप्लीकेशन दोगे स्टॉक एक्सचेंज को, एप्लीकेशन दोगे स्टॉक एक्सचेंज को। रुक जा बेटा, कितना टाइम हो रहा है, बात ये मेरा टॉपिक चालू हो गया। दरवाजा बंद कर दे, अब कोई नहीं आएगा, जा जल्दी। चलो, ऑफर डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है, ऑफर डॉक्यूमेंट हम जब दे रहे तो उससे पहले हमें क्या देना है, एप्लीकेशन। इस ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, इस ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि हम अपनी कंपनी को क्या करवाने जा रहे हैं, लिस्ट। हम अपनी कंपनी के बारे में सारी बातें लिखेंगे। तो एक और ये भी बात लिखी होगी कि हम अपनी कंपनी के शेयर लिस्ट कराने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने अभी एप्लीकेशन डाल दिया है। क्या ये बात समझ में आ रही है, जिसके लिए हमने ये एप्लीकेशन डाल दिया है और एप्लीकेशन डालना भी है। तो पहले स्टेप क्या है, ऑफर डॉक्यूमेंट तैयार करो, ऑफर डॉक्यूमेंट तैयार करो और एप्लीकेशन दो। किसको दो एप्लीकेशन, जिस स्टॉक एक्सचेंज में जाना चाहते हो। मैं बॉम्बे में जाना चाहती हूँ, बॉम्बे में चल जाऊँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाना चाहती हूँ, नेशनल स्टॉक है, दोनों में लिस्ट करवाना चाहती हूँ, दोनों में डाल दो एप्लीकेशन। बात क्लियर है। तो पहले एप्लीकेशन दी टू वन और मोर, बच्चों सॉरी आउट, नो 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 नो, जल्दी वापस आओ। तो बच्चा क्या लिखा है, पहले मुझे क्या देना है, एप्लीकेशन देना है। एप्लीकेशन देना है, मर्जी है एक या एक से ज्यादा, एक एक से ज्यादा। क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर ग्रांटिंग परमिशन। किस चीज की परमिशन, किस चीज की परमिशन, परमिशन फॉर लिस्टिंग, ठीक है। अब समझना, मैंने अभी एप्लीकेशन दिया, स्टेप कैसे होता है, मैंने एप्लीकेशन दिया है, ऑफर डॉक्यूमेंट बन चुका है, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट बन के मेरे पास अभी रखा है, ठीक है। मैं एक कंपनी हूँ, पहले मैं एप्लीकेशन दूंगी, किसको एप्लीकेशन दूंगी बच्चा, स्टॉक एक्सचेंज को। अब एप्लीकेशन दे दिया, अब वो बहुत सारे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है उसको देखेंगे, चेक करेंगे, जिसमें लगेगा टाइम। तब तक के लिए हम रुक नहीं सकते। एप्लीकेशन दे दो, ऑफर डॉक्यूमेंट अब जनता पे इशू कर दो, जनता को दे दो। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब जब मैंने जनता को ये ऑफर डॉक्यूमेंट इशू कर दिया है, अब होगा क्या बच्चा, सब्सक्राइब करना चालू कर देंगे, एप्लीकेशन की मनी मेरे पास आ जाएगी। अब अकाउंट्स में पढ़ते थे तुम लोग कि भैया 3 रुपए एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट है ना, फिर फाइनल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये प्रोसेस होती थी। तो एप्लीकेशन का अमाउंट मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब पैसा आ गया है, वहां से रिप्लाई आएगा, कहां से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिप्लाई आया। या तो मुझे परमिशन मिली होगी या तो मुझे परमिशन नहीं मिली, दोनों हो सकता है ना बच्चा। अगर परमिशन मिल गई तो ऑफर डॉक्यूमेंट में तो हमने लिखा था ना, ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था, हमने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन मिल गई। लेकिन अब हमें परमिशन नहीं मिली, तो भाई जितने भी सब्सक्राइबर थे हमारी कंपनी में, क्या सोचकर इन्वेस्ट कर रहे थे कि भैया ये कंपनी तो अब लिस्ट होने वाली है, लिस्ट होने से भैया कल को अगर हमें बेचना तो हम बेच भी पाएंगे। अगर हमारी कंपनी लिस्ट नहीं हुई तो भैया उनको तो बुरा लगेगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो स्टेप क्या है, पहले अप्लाई करो स्टॉक एक्सचेंज को, ऑफर डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के बाद इशू कर दो, एप्लीकेशन बनी आ जाने दो। आने के बाद एक बार देखो कि क्या आता है उनका रिप्लाई। अगर परमिशन मिल गई तो आगे कंटिन्यू भी पैसा आप मांग सकते हो, अगर आपको परमिशन नहीं मिली तो आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, रिफंड।
तो अब यहाँ पे यही कहानी है, इफ परमिशन इज नॉट ग्रांटेड, अगर परमिशन आपको नहीं मिली, रिपे ऑल द मनी विद इन ड्यूरेशन है, देखेंगे एक्चुअल में इसमें अमेंडमेंट आया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, रिपे द मनी विद इन द इंटरेस्ट, एक ड्यूरेशन के अंदर अंदर अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट रेट के साथ आप को देना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? अब ये मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया, आज एक बार लैंग्वेज रीड करिए, ठीक है। चलिए क्या बोलता है, आ जाइए। पब्लिक इशू, पब्लिक इशू लेकर आ रहे, सेक्शन 17A की बात हो रही है, सेक्शन 70A की बात हो रही है। उन्होंने कहा कोई भी सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी, अब यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दे दिया, क्या रेफरेंस दे दिया, हम सेक्शन नंबर किसकी बात करें, 2 की बात करें, सेक्शन नंबर 2 के किसकी क्लॉज, H की बात करें, सब क्लॉज कौन सा है, IE, यहाँ इन्होंने दे दिया वो कौन किसकी बात करें, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमने सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ी थी, सिक्योरिटी की डेफिनेशन। जब हमने सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या सरफाइसी एक्ट की भी सिक्योरिटीज आ रही थी, सरफाइसी इसी चैप्टर में पढ़ा था ना, याद है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन लेकर जाऊं, सरफाइसी एक्ट की भी आ रही थी, ठीक है। चलो तो ये थी सिक्योरिटी रिसिप्ट, ठीक। चलिए, तो सरफाइसी एक्ट एक अलग है, डेफिनेशन उसकी सिक्योरिटी रिसिप्ट है, तो वो पूरी की पूरी डेफिनेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफाइसी एक्ट वाले को, ठीक है। वापस से आ रही हूं बच्चों, चलो तो क्या होता है, मैं उस डेफिनेशन को एक बार रीड करूं, ठीक है। सेक्शन 2HIE क्या बोलता है, ये बोलता है एनी सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट, जो नाम बोलना है बोलो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी सर्टिफिकेट है, इशू टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को इशू किया जा रहा है, कौन इशू कर रहा है बच्चा, इशूअर कंपनी कर रही है, बीइंग अ स्पेशल पर्पस के लिए, वो जो कंपनी बनी है वो स्पेशल पर्पस क्या है बच्चा, पैसे की रिकवरी करने के लिए। सरफाइसी एक्ट मैंने आपको बताया था क्यों बना है, सरफाइसी एक्ट इसलिए बना है ताकि जितने भी जो बैंक्स है, कंपनी जिनसे लोन लेकर डिफॉल्ट कर देती है, ठीक है, तो उनकी पैसे की रिकवरी करने के लिए ये बना है, स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है। तो कोई भी डेट रिसीव इंक्लूडिंग कोई भी मॉर्गेज डेट है, असाइन टू सच इक्विटी, ठीक है, एंटिटी सॉरी, एक्नॉलेजिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट, तो ये सारे मॉर्गेज, ये सारे एग्जांपल दे दे के ये लोग बता रहे हैं कि हम किसकी बात करें, अगर शॉर्ट में बोलूं तो ये सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की बात करें एज पर सरफाइसी एक्ट। तो अब इन्होंने यहीं पे इसका रेफरेंस दे रखा है कि कोई भी सिक्योरिटी जो यहाँ पर कवर हो रही है, सिक्योरिटी रिसिप्ट वाली बच्चा, अनलेस इशूड, अगर वो जब तक क्या ना करे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लाइंसेस फुल ना करे, जो भी सेबी ने दे रखा है, तब तक वो इशू नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, किसी भी कंपनी को इस टाइप की सिक्योरिटीज इशू करनी है तो जो भी सेबी ने रेगुलेशन दे रखे है उसे क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, दैट्स इट। समझ में आया? चलिए कंटिन्यू। एवरी इशूअर, इशूअर मतलब हर एक कंपनी, इंटेंडिंग टू ऑफर, किसको, जनता को, जनता को ऑफर देना चाहती है, शेल मेक एप्लीकेशन, वो क्या देगी बच्चा, एप्लीकेशन दी, किसको एप्लीकेशन देगी, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, वन और मोर, मर्जी है किस में लिस्ट होना चाहती है, बॉम्बे में होना चाहती है, नेशनल में, दोनों में, जिसको होना चाहती है भैया एप्लीकेशन दे दो स्टॉक एक्सचेंज को, फॉर दी परमिशन, किस चीज की परमिशन, लिस्ट होने की परमिशन। नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करता है, परमिशन अप्लाई फॉर द लिस्टिंग हैज नॉट बीन ग्रांटेड, अगर मिल गई तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिली तो अब टेंशन वाली बात है, टेंशन वाली बात की आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड, ठीक है। ग्रांटेड, रिफ्यूज, ठीक है, या तो आपको मिल गया नॉट ग्रांटेड या फिर रिफ्यूज हो गया बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। द इश्यूअर क्या लिखा है, फॉरविथ, फॉरविथ मतलब तुरंत, इमीडिएटली क्या करेगी बच्चा, ऑल दी मनी, जितना भी उन्हें एप्लीकेशन मनी के साथ रिसीव हो चुका था उसे क्या करेगी, वापस कर देगी, जो ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, एप्लीकेशन ऑफर डॉक्यूमेंट में सारी बातें लिखी हुई थी। इफ एनी सच मनी इज नॉट रिपेड विद इन, ड्यूरेशन दे रखा है, कितना ड्यूरेशन, 8 days, टाइम दे रखा है, 8 दिन का समय है आपके पास, विंडो क्लोज हो जाती है जिस दिन आपको पता चले कि आपको परमिशन नहीं मिली, 8 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, रिपेमेंट करना है। अब अगर 8 दिन के अंदर आप रिपेमेंट नहीं कर पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, 15% इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर आपसे मैंने करोड़ों ले लिए हैं, 8 दिन के अंदर वापस रिटर्न करना है, नहीं रिटर्न कर पाए तो जिसका जितना लिया था 15% पर एनम ईयर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। आफ्टर इश्यूर बिकम लाइबल टू रिपे, एक्सपायरी ऑफ द 8th डे, आखिरी वाला 8 दिन जैसे ही खत्म होगा, जॉइंटली सेवरली लाइबल टू रिपे द इंटरेस्ट रेट, कितना, 15%। कौन लाइबल होगा, इन्होंने साफ साफ बोल दिया, वो सारे के सारे ईश्वर, ईश्वर कौन होगी, कंपनी, उसका डायरेक्टर, उसका ट्रस्टी, एज द केस में बी, हु इज इन डिफॉल्ट, जिसका भी डिफॉल्ट में है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी पैसे देने की और उसने नहीं दिया तो उसे विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है बताओ, पहला स्टेप क्या होता है, पहला एप्लीकेशन देना है स्टॉक एक्सचेंज को, ऑफर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो, लेकिन ऑफर डॉक्यूमेंट देना नहीं है, अगर तुम लैंग्वेज रीड करोगे तो लिखा है क्या, बिफोर, क्या लिखा है, बिफोर इशूइंग दी ऑफर डॉक्यूमेंट टू दी पब्लिक,
आपको फिर क्या करना है बच्चा, पहले एप्लीकेशन, फिर ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिक को, ठीक है, फिर वहां से पैसे वैसे आएगा इससे ही, ठीक है, फिर वहां से आता है रिप्लाई, या तो आपको ग्रांट हो जाएगा या तो रिफ्यूज रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मिल गया तो आगे कंटिन्यू चलते रहो, रिजेक्ट हो गया तो अब आपको क्या देना पड़ेगा, 8 दिन के अंदर रिपे करना पड़ेगा। अगर 8 दिन के अंदर रिपे नहीं किया तो नेक्स्ट जितना टाइम अब बढ़ेगा 15% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। क्लियर है बच्चा, पक्का पक्का, हाँ। हम्म, हम्म। अपनी जेब से पहले उन्होंने क्या बोल दिया, ईश्वर, एंड लिखा है, एंड ईश्वर एंड मतलब दोनों, एडिट करवा रही, ईश्वर एंड एवरी डायरेक्टर और ट्रस्टी, ये लोग सब मिलकर क्या लिखा है, जॉइंटली एंड सेवरली, साथ में मिलकर लाइबल। जहां बोल देना डायरेक्टर, कंपनी बोल देगा कंपनी अपने पॉकेट से देगा, कंपनी का अपना अलग से अकाउंट है, और डायरेक्टर मतलब वो अपने पर्सनल पॉकेट से पैसा पे करेगा, दोनों मिलकर इस पेनल्टी को पे करेंगे जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट में होगा। अब उन्होंने बोल दिया भैया डायरेक्टर हो सकता है, डायरेक्टर के साथ और लगा दिया, ये काम किसको दिया होगा, ट्रस्टी को दिया होगा। therefore as the case may be who is default, उन्होंने कहा जो जैसी सिचुएशन होगी, जरूरी थोड़ी ना है कि हम इक्विटी इशू कर रहे हैं, हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, तो डिबेंचर के लिए कौन बैठता है, डिबेंचर ट्रस्टी, अगर उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिस किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ये देखेंगे कि किसने डिफॉल्ट किया है। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। अब देखो इन्होंने क्या बोला, ऑफर डॉक्यूमेंट आपका बनकर तैयार है, आपको पैसे की अभी जरूरत है, ठीक है, पैसे की अभी आपको जरूरत है, मार्केट में अभी डाल दो, जब भी आप जब पैसे लेने जाओगे ना तभी आपका ऑफर डॉक्यूमेंट तैयार होता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का एक टाइम लेता है, आप कभी भी दोगे ना तो इसमें टाइम लगेगा, तो ये कह रहे कि भैया आप पैसे ले लो, आपको भरोसा है ना, आपको भरोसा है ना कि जनता आपको क्या कर देगी, पैसे दे देगी, आपको भरोसा है तो मांग लो, ठीक है, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट कंप्लीट दो। क्यों, मुझे बताओ क्यों ये रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन होता है रिजेक्ट करने का, डिफॉल्ट, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जानबूझ के आप कुछ करो तो आपको नहीं मिलता, अदरवाइज बच्चा 90% केसेस में मिल ही जाता है। कुछ बहुत ही नालायक कंपनीज होंगी जिनको ये नहीं मिल रहा है क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट में कुछ छुपा रहे होंगे, और ऐसे एकदम से नहीं कैंसिल किया जाता, ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस बता रही हूँ, एकदम ही ऐसे कैंसिल किया नहीं जाता है, उसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है लिस्ट करने की। तो पहले सीएस का ही ये काम है कि भैया आपकी कंपनी को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, वो हरी झंडी देगा, मिल ही जाएगा, मत टेंशन लो, मार्केट से पैसा उठा लो। लेकिन अगर उसी ने ही कुछ नालायकी कर रखी है तब जाके स्टॉक एक्सचेंज वहां से आपको ना बोलेगा, तो 90% केसेस में तो आपको मिल ही जाता है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं होती, इसलिए वो कहते हैं भैया पैसे लो टेंशन मत लो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन भी पहले आपसे मांग लिए जाते हैं, एकदम से कोई रिजेक्ट नहीं करता, अपॉर्चुनिटी बीइंग तो हर जगह दी ही जाती है, ठीक है। चलो क्लियर है बच्चों? कहाँ पर, मैं वही कह रही थी ना, अमेंडमेंट आया है इसलिए मैंने इसे कट किया। पहले क्या होता था, 4-5 डेज का कंसेप्ट होता था, चेंजेस आ गए, अब वो 8 डेज हो चुके हैं, ठीक है। चलो 8 दिन का समय है, 8 दिन के बाद पेनल्टी, पेनल्टी नहीं सॉरी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पर? कंटिन्यू। ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक कंपनी, किसकी बात हो रही है, ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू लिस्टिंग ऑफ द पब्लिक कंपनी, क्या लिखा है, मुटाटिस मिटेंडिस मतलब कॉपी पेस्ट, अप्लाई लिस्टिंग ऑफ दी सिक्योरिटी, ये क्या बोलते हैं, सरफाइस एक्ट वाली सिक्योरिटीज। आप नॉर्मली कोई भी शेयर इशू कर रहे हो, उसको लिस्ट करा रहे हो, तो इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपने ये वाली सिक्योरिटीज भी लेके आए तो इसमें भी सेम कंडीशन ही फुलफिल होंगी, बात समझ में आ रही है? तो इन शॉर्ट सारी सिक्योरिटीज में सेम ही कंडीशन फुलफिल होती है। मुटाटिस मुटेंडिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉपी पेस्ट, सारी की सारी प्रोसेस जो अबव हमने पढ़ रखा है। क्लियर है बच्चा? बैठो ना लाइको, बस शोर मत करना। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या बोल रहे हैं, वेयर द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड पर्सन शेल कंप्लाई, क्या लिस्ट हो गए ना, लिस्ट होने के बाद क्या करना पड़ेगा, सेबी एलओडीआर, सेबी एलओडीआर फुलफिल करना पड़ेगा। सेबी एलओडीआर की अगर मैं बात करूं तो एलओडीआर क्या है, अलग से एक पूरा सेपरेट चैप्टर है जिसका फुल फॉर्म बताओ क्या लिखा है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स, क्या समझ में आ रहा है क्या ये एलओडीआर? एलओडीआर, हाँ, आपको एक बार लिस्ट कर दिया है तो हमने लंबी चौड़ी टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है, वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको पूरे साल फुलफिल करनी पड़ेगी, मंथली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है, एनुअली भी होती है, लंबी चौड़ी होती है, वो हम अलग से एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे, लिस्ट होने के बाद की कहानी है। इसलिए हम बोलते हैं कि भैया किसी अगर लिस्टेड कंपनी से अगर आप अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हो दैट मीन्स आप ज्यादा कंप्लाइंसेस करोगे, सीखोगे,
ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग कंपनी को ऑलवेज कंप्लायंसेस ज्यादा करने पड़ते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या क्या कंप्लायंसेस, केस को बाद में पढ़ेंगे। केस का नाम सुना सुना लग रहा है, एक है केस उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी, पूरा एक साथ कनेक्ट करेंगे, छोटा 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 बस एक्सट्रैक्ट देते जा रहे हैं, हम एक बार में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रखा है बच्चा, राइट टू अपील। अब जो ये लिखा है बच्चा राइट टू अपील, कहां अपील करने की बात कर रहा होगा, दो चीजें चल रही है यहाँ पे। ठीक है, किसे अपील कर रहे बच्चा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और किसे अपील कर रहे बच्चा, सैट को। सैट क्या है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर यहां देखोगे तो आपको दो हेडिंग दिखेगी, राइट टू अपील। सबसे पहली हेडिंग रीड करवा रही हूँ, सबसे पहली हेडिंग में लिखा है राइट टू अपील टू दी सीजी। हम अपील कर रहे किसको, सीजी को। किसके अगेंस्ट जा रहे, किसके अगेंस्ट जा रहे, रिफ्यूज कर दिया गया स्टॉक एक्सचेंज को, क्या करने से, टू लिस्ट सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक कंपनी। एक कंपनी XYZ, उसने अप्लाई किया स्टॉक एक्सचेंज को कि प्लीज हमें क्या कर दो, लिस्ट कर दो। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि भाई नहीं, हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। किसने रिजेक्ट कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज ने। तो स्टॉक एक्सचेंज ने रिजेक्ट कर दिया, तो कंपनी शिकायत करने जा रही है, किसके पास जा रही है बच्चा, सीजी के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर क्या बोल रही है कि भैया हमारी हमारी अननेसेसरी तरीके से हमें रिजेक्ट कर दिया गया है, तो हम जाके वहां पे शिकायत करें। दूसरा हेडिंग फिर से पढ़ो, नेक्स्ट एक हेडिंग दिखेगी और मुझे डिफरेंस बताओ। ऑप्शन है, या तो आप सीजी के पास चले जाओ, या तो आपके किसी पास चले जाओ, सेट के पास। आप बिंगा सीएस क्या रिकमेंड करोगे, सैट, क्योंकि सीजी तो भैया बिजी रहेगा, किसी और को टिका देगा, तो आप हमेशा क्या रिकमेंड करोगे, सैट करोगे। ठीक है, चलो, तो इन शॉर्ट अपील कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, या तो सीजी के पास अपील कर रहे हैं, या तो सैट के पास कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है, लेके जाने वाली एक नॉर्मल कंपनी है। क्या रिक्वेस्ट लेके जा रही है कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने क्या कर दिया है, हमारी एप्लीकेशन को, लिस्ट करने वाली एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो प्लीज हमारी बातें सुनो। चलो, तो यहाँ पे टाइम लिमिट दे रखा है, शॉर्ट में पहले पढ़ा रही हूँ, फिर डिटेल में जाएंगे। ठीक है, रीजन फॉर द रिफ्यूजल इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आईटेक्स कंपनी ने अप्लाई किया था कि भैया लिस्ट कर दो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या कर दिया बच्चा, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया हम आईटेक्स कंपनी के शेयर को लिस्ट नहीं करने वाले, और रीजन भी बता दिया, और रीजन भी बता दिया। दूसरी सिचुएशन, इफ रीजन रिफ्यूजल इज नॉट रिसीव। पहली वाली सिचुएशन क्या है, रीजन बता दिया, या तो दूसरी सिचुएशन क्या बच्चा, रीजन नहीं बताया। दो सिचुएशन है। अगर जैसे ही आया, हमने अप्लाई किया, तुरंत रीजन आ गया, जिस दिन रीजन आया बच्चा, वहां से कितने दिन के अंदर शिकायत करने पहुंच जाओ सीजी या फिर सैट के पास, 15 दिन के अंदर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हमें रिजेक्ट मार दिया, ठीक है, तो हम 15 दिन के अंदर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जा सकते हैं, या फिर सेट के पास जा सकते हैं। दोनों का एक ही कंसेप्ट है, बात समझ में आई, पक्का। चलो, अब उन्होंने बोला कि एक सेक्शन 40 है, सेक्शन 40 है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, सेक्शन 40 में एक टाइम स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको थोड़े टाइम तक के लिए वेट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, वेट करना पड़ेगा। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिप्लाई देती ही होगी, देखो, या तो रिप्लाई देगी या तो वो शांत रहेगी। तो शांत जब तक रहेगी तो हम लोग को वेट करने का ड्यूरेशन होगा ना। तो भाई सेक्शन 40 में कितने डेज दे रखे हैं, 14 डेज। वापस हमने बॉम्बे, सॉरी 15 डेज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मैंने अप्लाई किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मैंने क्या किया, अप्लाई किया। ठीक है, 15 दिन तक मुझे बोला था वेट करना, क्योंकि 15 दिन का टाइम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास मुझे रीजन देने का, रिजेक्ट करने का। क्या ये बात समझ में आ रही है। उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया, मैं वेट करूँ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं कितने दिन तक वेट करूंगी, 15 दिन तक वेट करूंगी। 15 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाना चाहिए, 15 दिन के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आया बच्चा। क्या बात समझ में आ रही है। पहली वाली सिचुएशन में क्या हुआ था, रिप्लाई आ गया, 5 दिन में रिप्लाई आ गया, तो 5 दिन में रिप्लाई आ गया, तो जिस दिन रिप्लाई आया वहां से कितने दिन के अंदर पहुंच जाओ, 15 दिन। हमने 1 फरवरी को अप्लाई किया, हमने 1 फरवरी को अप्लाई किया, कितने दिन तक का वेट करना है हमें, 15 फरवरी तक का वेट करना है। लेकिन भाई इन्होंने तो बीच में ही 5 तारीख को ही हमें क्या दे दिया, रिप्लाई कर दिया। तो अब हमें 5 तारीख से ही काउंटिंग मिलेगी, 5 तारीख से ही काउंटिंग मिलेगी। किस चीज की काउंटिंग मिलेगी, कि भैया अपील करने की। तो 15 दिन, मेरे पास 15 दिन बचे हैं, तो मैं 5 तारीख से कब तक का टाइम है मेरे पास, 20 तारीख तक का टाइम है। बात समझ में आ रही है। जल्दी रिप्लाई कर दिया तो भैया जल्दी जाओगे, समझ में आ रहा है। अब मैं कह रही हूँ कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे कब तक का वेट करना है, कब तक का वेट करना है, 15 फरवरी का। तो अब मेरे पास दोनों केस में 15 दिन में जाना है, दोनों केस में क्या जाना है, 15 दिन में। एक में रिप्लाई जब आया वहां से 15 दिन, और एक में जब रिप्लाई नहीं आया तो उसकी एक्सपायरी होने का वेट करेंगे। तो अब मेरे पास 15 तारीख तक मैं रुकी रही, तो 16 तारीख से मेरे पास और एक्स्ट्रा 15 दिन है, तो मतलब अप्रॉक्स, देखो फरवरी में 30 दिन तो होते नहीं है, ठीक है, लेकिन और 15 दिन एक्स्ट्रा हो गए, मतलब हम मार्च तक भी जा सकते। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, एक बार रीड करते हैं। Where the recognized stock exchange refuse,
रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है, रिफ्यूज टू लिस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक कंपनी, या तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स को मना कर दिया, या तो कौन हो सकता है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम भी होती है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये भी अपनी यूनिट्स को क्या करने जा रही है बच्चा, लिस्ट वापस। म्यूचुअल फंड जैसे ही होती है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है। एक नॉर्मल कंपनी है, एक नॉर्मल कंपनी है, उस नॉर्मल कंपनी की अगर मैं सिक्योरिटीज बोलूं या फिर मैं क्या बोलूं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की सिक्योरिटीज बोलूं, ये दोनों दोनों जा रही है, कहाँ जा रही है बच्चा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने के लिए। फर्निश विद द रीजन फॉर सच रिफ्यूजल, इनको रिजेक्शन दे दी है, तो अब शिकायत करने जा रहे हैं ना, अभी हम किसका पढ़ रहे हैं, सीजी का पढ़ रहे हैं। अभी हमारी अपील कहाँ जा रही है, सीजी के पास। कितने दिन के अंदर, 15 दिन, 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑन विच द रीजन फॉर विच रिफ्यूजल आर फर्निश टू इट। बात समझ में आ गई, 15 दिन जब रीजन मिला वहां से 15 दिन के अंदर। वेयर द स्टॉक एक्सचेंज हैज ओमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओमिट, भूल गया, फेल टू डिस्पोज, ध्यान ही नहीं है उसका कि भैया रिप्लाई करना था, बहुत सारे काम उसके पास भी, भूल गया वो, एक आधा एप्लीकेशन को मिस कर गया। अगर वो मिस कर देता है विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, जो सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाई है, कितना दिन स्पेसिफाई है, 15, तो 2 15 दिन है, कंफ्यूज मत होना, 15 15 दिन 30 दिन हो जाते हैं फिर, तो आपको वो 15 दिन वेट करना पड़ेगा। उन्होंने लिखा नहीं है 15 दिन, उन्होंने बोल दिया सेक्शन 40 में स्पेसिफाई, तो क्या स्पेसिफाई, 15 दिन स्पेसिफाई। कंटिन्यू उन्होंने ये लिखा, दी एप्लीकेशन परमिशन दिस, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग, यहाँ पे 15 दिन विद इन द 15 डेज डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम फॉर सच फर्दर पीरियड। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, पक्का। क्या ये दोनों चीजें समझ में आई, पहली सिचुएशन दूसरी सिचुएशन। पहली सिचुएशन में क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का रिप्लाई आया, रीजन दिया, तो 15 दिन जब भी आया। स्टॉक एक्सचेंज का रिप्लाई नहीं आया, तो 15 दिन पहले वेट करो, और नेक्स्ट 15 दिन, जब वो 15 दिन खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट 15 दिन, मतलब टोटल यहाँ पे 30 दिन हो गया। और क्या यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में 30 दिन हो रहा है, क्या नहीं, ये तो डिपेंड ना, जब रिप्लाई आया वहां से और एक्स्ट्रा 15 दिन, समझ में आ रहा है, पक्का। एक्सटेंशन ऑफ 1 मंथ कैन बी ग्रांटेड बाय द सेट इफ डिले इन दी सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज समझते हैं बच्चा, क्या होता है सफिशिएंट कॉज, जेन्युइन रीजन, ठीक है। अब ये जो जेन्युइन रीजन है ना, ये केस टू केस डिफर करता है, साफ साफ कोर्ट को ये पावर दे रखी है, ट्रिब्यूनल को पावर दे रखी है, जो भी वहां पे जज बैठा है उसको पावर दे रखी है। वो सबसे रीजन पूछेगा इतना लेट क्यों हो गया, टाइम कितना था, 15 दिन के अंदर आना है, 15 दिन के अंदर नहीं आए तो आपके केस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने जेन्युइन रीजन दिया कि हम क्यों लेट हो गए थे, हम कोमा में थे, हमारी तबियत खराब थी, वट आपने रीजन बताया, ठीक है, अगर उसे जेन्युइन लगेगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, उसे जेन्युइन नहीं लगेगा तो वो रिजेक्ट करेगा। तो कोई लॉ नहीं होता है सफिशिएंट कॉज का, इट्स डिपेंड, जो जज सुन रहा है वो अलाउ करेगा तो जेन्युइन रीजन है, वो अलाउ नहीं करेगा तो आपका जेन्युइन रीजन नहीं है। तो अगर वो एक्सटेंशन दे देगा, तो कितना एक्सटेंशन दे देगा, 1 महीने तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अभी हम शिकायत करने जा कहाँ रहे हैं, सीजी के पास। अभी सीजी और सेट दोनों का सेम ही कंसेप्ट है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे किसका पढ़ रहे हैं बच्चा, सीजी का पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू, नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द सफिशिएंट कॉज बीइंग शो। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना सफिशिएंट रीजन बताया तो वो अलाउ कर देंगे अपील सीजी के पास आने से, ठीक है, लेकिन वो 1 महीने से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। फिर क्या लिखा है, आफ्टर गिविंग द स्टॉक एक्सचेंज अपॉर्चुनिटी, अब सीजी बुलाएगी दोनों को, किस किस को बुलाएगी, उस कंपनी को भी बुलाएगी जिसका रिजेक्शन दे दिया था, और किसको बुलाएगी, स्टॉक एक्सचेंज, दोनों की बातें सुनेगी, दोनों की बातें सुनेगी, दोनों की बातें सुनने के बाद वो कुछ ना कुछ डिसीजन देगी। चलो, डिसीजन क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है, वेरी मतलब क्या, डिफरेंट हो सकता है, या फिर सेट असाइड मतलब क्या, दूसरा डिसीजन, मैटर को पूरा हटाया और अलग से पूरे शुरू से उन्होंने डिसीजन डिसाइड किया कि भैया आपका केस क्या क्या था। तो या तो आपका डिसीजन, कौन डिसीजन दे रहा है, सीजी दे रही है, डिसीजन कौन दे रहा है, सीजी। सीजी या तो जो भी डिसीजन होगा वो एकदम डिफरेंट होगा, वरी होगा, या फिर क्या होगा बच्चा, सेट असाइड, डिसीजन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ने क्या बोला था, हाँ बोला था कि ना बोला था, ना बोला था ना, तो या तो वो वरी कर देगा, उससे ऑपोजिट हो जाएगा, या तो सेट असाइड। वेयर द स्टॉक एक्सचेंज ओमिट फेल टू डिस्पोज ऑफ, दूसरी सिचुएशन जब वो भूल गया था, ठीक है, ग्रांट रिफ्यूज परमिशन, तो स्टॉक एक्सचेंज कंफर्मिटी विद द ऑर्डर, तो वो हाँ बोल सकता है, बस क्या बोल दिया जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज को बोला जाएगा कि जो सीजी बोल रही है उसे आपको कंफर्म तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। सीजी ने क्या बोला, परमिशन दे दो, किस चीज की, लिस्ट करने की, तो स्टॉक एक्सचेंज को भी लिस्ट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या, पक्का। कुछ नहीं, सेट असाइड में क्या होता है कि पूरा मैटर साइड में कर दिया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज ने जो डिसीजन दिया, नए सिरे से न्यू प्रोसीडिंग चालू की जाती है, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ, या तो मैंने क्या बोला, स्टॉक एक्सचेंज ने क्या डिसीजन दिया था, दो मेरे को, मैं उसी को देख रही हूँ और आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, या फिर मैंने कहा छोड़ो सब कुछ, सारे एविडेंस से सारे सबूत मुझे फिर से दो, या तो एकदम फ्रेश, या तो आधा जो छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करना, तो कंटिन्यू करना, या फिर एकदम फ्रेश प्रोसीडिंग करना। तो फ्रेश प्रोसीडिंग मतलब क्या होता है, सेट असाइड, जो डिसीजन थे उनको एकदम साइड किया, एकदम फ्रेश चालू किया। समझ में आया,
पक्का? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कुछ भी अलग नहीं है। अब हम किसके पास शिकायत करने जा रहे हैं? सेट के पास। सेम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज रिफ्यूज करता है लिस्ट टू सिक्योरिटी, सेम वही 15 दिन की कहानी, रीजन मिल गया तो 15 दिन, या फिर स्टॉक एक्सचेंज एज पर वो टाइम जो सेक्शन 40 में दे रखा है वही 15, सफिशिएंट कॉस्ट के लिए सेट कितना दे देगा? 1 महीने का, सेम लिखा है। दोनों की बातें सुनेगा, वरी सेट असाइड या फिर ग्रांट, ठीक है, या तो दे देगा या तो रिफ्यूज कर देगा, जो उसे ठीक लगेगा। सारी चीजें सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। चलो फिर स्टॉक एक्सचेंज को कंफर्म करना पड़ेगा जो भी उन्होंने डिसीजन दिया। यहाँ है थोड़ा सा चेंज, और चेंज नहीं है आगे का, बस कंटिन्यू कर रखा है। रीड कर रही हूँ। एवरी अपील शेल बी इन सच फॉर्म accompanied बाय द फीस। जनरल बातें लिखी है, जो भी तुम सेट के पास फॉर्म लेकर गए हो, है ना, उसमें क्या देनी पड़ेगी? साथ में फीस तो देनी पड़ेगी, कोई समाज सेवा तो हो नहीं रहा है। सेट सेंड अ कॉपी, जो भी डिसीजन आएगा इसकी कॉपी, इसकी जो कॉपी है वो किसको दी जाएगी बच्चा? सेबी के पास एक कॉपी जाएगी, ठीक है। और किसके पास जाएगी? पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। पार्टीज कौन थी? एक तरफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज था और दूसरी तरफ कंपनी थी। तो किस किस के पास जा रही है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, वो कंपनी जिसको रिफ्यूज किया, और तीसरा कौन? सेबी। तो सेट जो भी डिसीजन देगा इसकी ऑर्डर की कॉपी इन तीनों को सेंड की जाएगी, ठीक है। सेट के पास जो ये मैटर चल रहा है, डिसीजन चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना है। कितना टाइम है इसके लिए? 6 महीने का टाइम है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अपील। जिस दिन अपील हुई 6 महीने के अंदर जल्दी जल्दी इस मैटर को खत्म करना है, इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर है क्या? तो सेम है, सीजी की बात करो या फिर सेट की, बस ऑप्शन आपको किसके पास जाना चाहिए। लेकिन बीइंग अ सीएस आपका रिकमेंडेशन ऑलवेज सेट, क्योंकि सीजी एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट कौन है? सेट है। बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो क्लियर है। अब जनरल जनरल बातें, सेट में केस जा रहा है, हेडिंग का लिखा है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये लीगल रिप्रेजेंटेशन सीए भी होते हैं, सीएस भी होते हैं, सीएमए भी होते हैं और लॉयर भी होते हैं। देखो हाईलाइट, आपकी बुक बहुत अच्छी है, उन्होंने हाईलाइट करके रखा है किसको लेकिन बस सीएस ही नहीं है, और भी लोग होते हैं, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी में आईटेक्स को लेके जा रही थी कहाँ? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने रिजेक्ट मारा ना, तो हम अपील लेके कहाँ गए? सेट के पास गए ना। अब जब हम अपील करने सेट के पास गए तो इस कंपनी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्होंने बोला है इन पर्सन खुद जाएगी, कंपनी का कोई डायरेक्टर जाएगा। कंपनी है ना, कंपनी के उसमें अथॉरिटी किसके पास होती है? डायरेक्टर पास। या तो डायरेक्टर जाएगा इन पर्सन, या फिर ऑथराइज, या तो डायरेक्टर ऑथराइजेशन दे देगा किसको? सीए को दे देगा, या फिर किसको दे देगा? सीएस को, या तो कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब वो सीएमए वाला, ठीक है, या फिर कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर मतलब एडवोकेट, लॉयर, या फिर एनी ऑफ इट्स ऑफिसर। कंपनी अपने किसी भी ऑफिसर को भेज सकती है जिसको नॉलेज है, जो आर्ग्यूमेंट्स कर सके ना, जो वो कंप्लाइंसेस लॉ पूछ रहे वो उसे बता सके। तो भैया लॉ का सबसे ज्यादा अच्छा नॉलेज किसको होता है बच्चा? सीएस को होता है। अगर कॉर्पोरेट लॉ की बात करूं तो सीएस को होता है, उसके अलावा अदर लॉस की बात करूं तो बच्चा एडवोकेट को होता है, लॉयर्स को होता है, ठीक है। टू प्रेजेंट हिज और इट केस बिफोर दी सेट, सेट के पास रिप्रेजेंटेशन करना। क्लियर है? तो कौन कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर और एनी इट्स ऑफिसर जिसको अच्छा खासा नॉलेज हो। डन। चलो अब सेट ने हमें डिसीजन दिया, हम खुश नहीं है बच्चा, सेट के डिसीजन से खुश नहीं है, सेट ने भी हमें रिजेक्ट कर दिया, तो गुस्सा आ गया अब हमें, है ना। तो कहाँ जाएंगे बच्चा? जो भी पर्सन अग्रीव्ड है ऑर्डर ऑफ द सेट मे अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास भी कितने दिन के अंदर जाना? 60 डेज। 60 डेज कहाँ से? ऑर्डर आया है किसका? सेट का। अब आप लिख तो कैसे हो? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं विद इन 60 डेज। खत्म। बच्चों प्लीज कहां से? आपका आंसर कंप्लीट नहीं है, इन्होंने भी लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन या फिर ऑर्डर दिया सेट ने। लेकिन मैटर क्या होना चाहिए? ऑलवेज क्वेश्चन ऑफ लॉ। आओ समझे, एक होता है क्वेश्चन ऑफ, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। समझो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है और लॉ क्या होता है, अगर पता है तो बता दो, अदरवाइज समझा दूं। क्या होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? वेरी गुड। और फैक्ट? फैक्ट में सबूत बोल सकती हूँ। ये सबूतों की लड़ाई में नहीं फंसना सुप्रीम कोर्ट को कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था, इंक्वायरी करना, ये सब कहानियां सबूतों पर है, तो लोअर कोर्ट संभाले, ये सब लोअर मैटर्स है। लॉ पे बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा, सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा। अगर लॉ क्या बोल रहा है, लॉ का क्या इंटरप्रिटेशन निकालना है, अगर डिस्प्यूट ये है तो सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी, अदरवाइज सेट में ही बात खत्म हो जाएगी। हम कहेंगे नहीं नहीं हमने ये तो डॉक्यूमेंट दिया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कह रहे कि नहीं आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, कंपनी क्या बोल रही है हमने दिया था, ये बातें हुई थी,
वो बोले नहीं नहीं ये बातें नहीं हुई थी, अगर ऐसे चिल्लर वाले झगड़े हैं तो इन्हें हम बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये बस सेट तक जाएंगे, इसकी अपील नहीं हो सकती। लेकिन हमारा डिस्प्यूट ये है कि भैया जो ये लॉ है वो ऐसा बोलता है इसलिए हमने ये डॉक्यूमेंट दिया, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलता है नहीं नहीं इसका मतलब ये थोड़ा ना, इसका मतलब ये। कभी कभार कोई एक सेम लैंग्वेज को लेकर इंटरप्रिटेशन सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन सही क्या माना जाता है, जब वो एक्ट बनाया गया था, जब वो कानून बनाया गया था, उसके ऑब्जेक्ट को फिर ध्यान रखते हैं। तो इसमें फिर कौन सामने आता है बच्चा, सुप्रीम कोर्ट आता है, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है भैया ऐसे मैटर तो फिर हम सॉल्व करेंगे, हम सही इंटरप्रिटेशन निकाल के बताएंगे, हम समझाएंगे मेन ऑब्जेक्ट क्या था। तो ऐसे केसेस कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। सारे केसेस नहीं एलिजिबल होते बच्चा सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि सुप्रीम हर कोई चाहेगा ना अपील, कोई खुश थोड़ी ना होता है, जिसके अगेंस्ट में है वो तो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो लेके आओ, नहीं तो आपका लास्ट डिसीजन सेट के पास ही है। क्लियर है बच्चा? हाँ हाँ हाँ, सब सब करना पड़ेगा, हाँ सब करना पड़ेगा, फिर जाने का नहीं, क्योंकि पैसे तो कितने दिन के अंदर वापस करना है, 8 दिन के अंदर। उस पैसों का आप यूज भी नहीं कर सकते, आपका पैसा मेरे पास रखा है ना, मुझे तो यूज करना अलाउड नहीं, मैंने अगर यूज किया तो मुझे अलग से फाइन लगेगा, अलग पेनल्टी मुझे लगेगी, क्योंकि आपको बोल के रखा है कि शायद रिटर्न करना पड़ सकता है, आप यूज नहीं कर सकते। तो जिनका पैसा पहले दे दो और फिर लड़ते रहो, क्योंकि लड़ते रहो देखो ना कितने केसेस, 6 महीने तो सैड को दिए, 6 महीने तो किसको दिए, सैड को, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी फिर और 2 महीने, 60 डेज मतलब 2 महीने ना। तो इस बीच में तुम क्या जनता का पैसा खा कर रखोगे, नहीं रखोगे, देना पड़ेगा भैया इसमें। और जितना टाइम आप रखते जाओगे उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। 8 दिन में ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया उन्होंने 15% का। तो वो कह रहे भैया उनका पैसा जैसा आया था वैसे ही दे दो ना, क्योंकि बच्चा एक एक दिन में खेल हो जाता है। हर्षद मेहता, एक एक दिन में क्या हो जाता है, खेल हो जाता है। मार्केट में लगा दिया, इंटरेस्ट कमा लिया, डबल इंटरेस्ट कमा लिया, अपॉर्चुनिटी, आर्बिट्रेटरी अपॉर्चुनिटी, कुछ भी कर सकते हो आप। तो भैया आप जनता का पैसा पहले वापस करो और केस लड़ते रहो। अगर तुम जीत गए तो फिर से जनता भरोसा करेगी ना आप पे, फिर दे देगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। हार गए मतलब आप सही नहीं थे। ठीक है, चलो। अब पेनल्टीज है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए नहीं पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा हाँ, ये क्या, सॉरी, सफिशिएंट कॉस्ट समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास 60 डेज के अंदर जाना था, थोड़ा सा लेट हो गया, जेन्युइन रीजन बताओ, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं आपके जेन्युइन रीजन को, रिजेक्ट भी। अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ जेन्युइन रीजन है तो वो बस फर्दर कितना डेज और अलाउ करेगी, 60 डेज और, बस मतलब टोटल 60 60 + 120, मतलब 4 महीने, ठीक है। लेकिन अगर 60 डेज लिखा है तो बच्चा प्लीज ध्यान रखना, आपको भी 60 लिखना है, इसको 2 महीने नहीं लिख सकते, क्योंकि महीनों में कभी कभार 31 डेज होते, 29 डेज होते, 28 डेज होते, 30 होते। तो इसीलिए जितने डेज है उतनी काउंटिंग की जाती है प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं कह रही हूँ मैं तो 16 तारीख को आई ना, ठीक है। अब 16 17 18 ऐसे प्रॉपर 30 डेज कैलकुलेट किए जाएंगे। क्लियर है, 60 डेज कैलकुलेट किए जाएंगे। चलिए, पेनल्टी प्रोसीजर अभी नहीं पढ़ाऊंगी, पेनल्टी पूरा स्केप, एकदम एंड में पढ़ेंगे पेनल्टी। ये केसेस भी एंड में पढ़ाऊंगी, पेनल्टी केसेस साथ में पढ़ेंगे। देखो ये आगे, ये जो मैं कह रही थी ना उड़ीसा, पूरी कहानी पहले बताऊंगी, फिर आगे पूरा एक साथ फिर छोटा छोटा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ सीधा हेडिंग, सेटलमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग, दिख रही है बच्चा हेडिंग, सेक्शन नंबर 23 JA, जितने भी अल्फाबेट्स वाले आते हैं ना, हाँ, एक आ रहे थे ना जब हम ऊपर पढ़ रहे थे तो बस सेक्शन नंबर आ रहे थे, मैंने कहा आगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आ गया। चलो, कहाँ आया, कल ही पढ़ा था वैसे तो, सेबी की पावर पढ़ी थी, वेरी गुड, सेबी की पावर, ये मिल गया, टर्म्स एंड कंडीशन सेटलमेंट प्रोसीडिंग, वो इसकी बात करें, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं। चलिए, हेडिंग क्या लिखा है, सेटलमेंट। लड़के लोग कॉम्प्रो करते हैं, मालूम है वो लड़के लोग क्या कॉम्प्रो करते हैं, चलो लड़कों से पूछते, है ना। एक भूसा इसने मारा, दूसरा भूसा उसने मारा, तो चलो अब कॉम्प्रो करते हैं, हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे अपन, है ना। तो एक गैंग का एक लीडर आता है थोड़ा, जिसकी पहचान ज्यादा होती है, उसको सामने रख देते हैं, ऐसे होता है ना, मार पिटाई तुम लोग की, ठीक है। ऐसे लगभग ऐसा ही होता है ना, की है कि नहीं की है, अरे बहुत की है दीदी, अब क्या गिनवाए हम तो, है ना। तो क्या मैं उसे सेटलमेंट का नाम दे सकती हूँ, सेटलमेंट करवाना है, ठीक है। तो कोर्ट सेटलमेंट ही है ना, तो कोर्ट में भी नहीं जा रहे अपन, है ना, ट्रिब्यूनल में हम नहीं जा रहे, हम एक तरीके से क्या करें बच्चा, सेटलमेंट करने के लिए जा रहे हैं, हम थोड़ा सा बाहर इनफॉर्मल तरीके से, थोड़ा तुम्हें नुकसान थोड़ा हमें नुकसान, तो ये सेटलमेंट होता है। हम सेटलमेंट करें एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग का, तो सेक्शन 23 J बोलता है एनी पर्सन अगेंस्ट होम द एनी प्रोसीडिंग, अगर किसी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग
इनिशिएटेड है, मतलब स्टार्ट हो गई है, किसी के अगेंस्ट केस फाइल हो गया है, इनिशिएटेड है। या फिर क्या लिखे, मे बी इनिशिएटेड, हमें लग रहा है कि केस फाइल हो सकता है। प्रोसीडिंग या तो स्टार्ट हो चुकी है या तो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। जो भी सेक्शन 12A, अब मुझे बताओ 12A क्या था, कल ही का क्वेश्चन। 12A सेबी चाहे तो डायरेक्शन दे सकती है, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, इसकी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को लाइन से, और फिर कंपनीज को, ठीक है। तो 12A में, और ये 23 आई, जाओ ना पीछे जाओ ना, सेक्शन नंबर देखो ना, तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं याद करने को नहीं कह रही हूँ, बस पढ़ के क्लिक कर दो। हाँ, एडजुडिकेट वाला 23 आई 1 क्या बोलता है, एडजुडिकेट वाला। और 12A क्या बोलता है, सेबी, मतलब सेबी की पावर की बात हो रही है ना। चलो, क्या लिखा है, अगर इन चीजों की बात हो रही है, इसमें अगर केस क्या हो चुका है बच्चा आपका, एनी प्रोसीडिंग या तो इनिशिएटेड है इन मैटर्स में, या तो इनिशिएट होने वाले हैं, ठीक है। मे फाइल एप्लीकेशन इन राइटिंग टू सेबी, तुरंत चले जाओ सेबी के पास, तुरंत चले जाओ सेबी के पास सेटलमेंट करवाने के लिए, ठीक है। हम नहीं चाहते उन प्रोसीडिंग में हम फंसे, हम चाह रहे कि भैया आउट ऑफ द प्रोसीडिंग थोड़ा सा सेटलमेंट टाइप का हो जाए। प्रपोजिंग फॉर द सेटलमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड या टू बी इनिशिएटेड, जो भी एलिगेशन डिफॉल्ट को लेकर मैटर चले, हम कह रहे हैं हम अपने डिफॉल्ट को ठीक कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा सेटलमेंट करा दे, सेटलमेंट थोड़ी जल्दी जल्दी फटाफट होते हैं, ठीक है। वापस से अगर मैं आपको ये बोलूं कि केस सबसे पहले, मैं एक कंपनी हूं, मैं एक नॉर्मल कंपनी हूं, मैं क्या हूं बच्चा, नॉर्मल कंपनी, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्ट करने से मना कर दिया। तो क्या रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से क्या मैं खुश हूं, क्या नहीं, खुश नहीं हूं, तो शिकायत करने कहां पहुंच जाती हूँ, सैट, अभी पूरा ऊपर, सेट ने भी मेरे अगेंस्ट ही डिसीजन दिया, खुश नहीं तो मैं कहां पहुंचती हूँ, सुप्रीम कोर्ट, यही होता है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने ऑर्डर पास किया, खुश नहीं हो तो सेट के पास, खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट। चलिए, मैटर या तो हम गए सेबी के पास, अब याद करो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, अभी जो सेक्शन 23(1) है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, या तो सेबी खुद डिसीजन कुछ देगी, या तो सेबी क्या देगी ये काम, किसको, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को। इनके डिसीजन से हम खुश नहीं है, तो भैया हम भी कहाँ शिकायत करने जाएंगे, सैट, सैट से खुश नहीं तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन भैया सुप्रीम कोर्ट के पास तो सारे मैटर नहीं जाते, क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले मैटर ही जाते, तो मतलब आखिरी फिर सेट ही हो जाएगी। तो डिपेंड सिचुएशन कौन सी है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो सबसे नीचे लोअर लेवल में क्या चलता है, लोअर लेवल में या तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का डिसीजन, या तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, या तो सेबी, सिचुएशनल है। ये क्या है बच्चा, सिचुएशनल है, खुश नहीं तो सेट और खुश नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे उन्होंने बोला एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास केस आ चुका था, इनिशिएटेड ना, ये लैंग्वेज क्या थी, ये लैंग्वेज क्या थी मुझे बताओ, या तो क्या है इनिशिएटेड या फिर मे बी इनिशिएटेड। तो ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इनिशिएटेड या फिर मे बी इनिशिएटेड, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, या तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास केस आ गया या तो आ सकता है। हम पहले किसके पास चले गए, तुरंत जंप करके हम किसके पास जाते हैं, सेबी के पास, किसके पास जाते हैं बच्चा, सेबी के पास, फॉर दी सेटलमेंट, फॉर दी सेटलमेंट। सेबी एक बड़ा आदमी, सेटलमेंट के लिए जा रहे, सेबी बोलेगा रुको, मेरे पास सेटलमेंट के लिए आ रहे हो, है ना, मतलब आपस में तुम लोग म्यूचुअल कंसेंट से डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है, ऐसे फॉर्मल जज बनकर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, आपके साथ प्रॉपर बैठा जाएगा, तुम्हारी क्या परेशानियां बताओ, तुम्हारी क्या परेशानियां बताओ, दोनों की परेशानियां सुनी जाएगी, और दोनों की कंसर्न से डिसीजन लिया जाएगा, दोनों की जिसमें हामी होगी, दोनों की जिसमें क्या होगी बच्चा, हाँ होगी। अब जब दोनों की हाँ थी, तब सेबी ने एक डिसीजन निकाला। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम अपील कर सकते हो, अब अपील क्यों करते, क्योंकि मैंने जज की तरह डिसीजन दिया, तुम मेरे डिसीजन से खुश नहीं हो तो जाओ भैया सेट के पास शिकायत करो, सेट से खुश नहीं हो तो जाओ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मैंने ना तुम्हारा सेटलमेंट करवाया आउट ऑफ द प्रोसीडिंग, मैंने आपके साथ बैठे, मैंने कहा तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है तुम बताओ, तुमने बताया तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, दोनों हाँ कर रहे हो ना, हमने कहा कि हाँ दोनों हाँ करे, दोनों हाँ करे, तो मैंने फिर ये तुम्हारे साथ तुम्हारी हाँ पर फिर मैंने वो डिसीजन दिया, कि मैंने खुद से कोई डिसीजन लिया है नहीं, तुम लोगों ने जो बोला मैंने वो किया, जब तुम लोगों ने जो बोला मैंने वही किया, फिर तुम क्यों शिकायत लेकर जा रहे हो बच्चा, फिर तुम क्यों शिकायत लेकर जा रहे हो किसके पास, सेट के पास। अगर मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर जो एविडेंसेस मिले उसके बेसिस में डिसीजन दिया, तो फिर तुम खुश नहीं हो तो जाओ शिकायत करने, भैया तुमने जो बोला वही किया और बोल रहे खुश नहीं है, तो भैया तुम्हारा कहा माना था ना। तो साफ साफ अगर आप सेटलमेंट के लिए जाते हो, इनफॉर्मल तरीके से जाते हो, तो अब आप एलिजिबल नहीं हो क्या करने के लिए, अपील करने के लिए, घुमा फिरा कर इसमें केस बनाकर पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है, पक्का, वेरी गुड, यही है। हाँ हाँ, लेकिन मीडिएटर कंसिलेटर ये सब जनरल लोगों के साथ होता है,
ये जनरल पब्लिक के लिए, हम यहाँ पे सिक्योरिटी लॉ के मैटर्स, तो सिक्योरिटी लॉ के मैटर्स के लिए सेबी है जो आपका सेटलमेंट कराएगा, क्योंकि भैया वो लॉ का ज्यादा जानकार है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? नहीं होंगे फिर, इन्होंने कहा अगर सेटलमेंट के लिए आ रहे हो ना तो दूर रखकर आओ अपनी अपील करने वाली पावर, अपील करने का राइट ही नहीं है अब आपके पास, छीन लिया जाएगा ये राइट। तुम कहोगे अच्छा ऐसे होगा, पहले आपको बता दिया जाएगा देखो हमारे पास आए हो ना, अपील नहीं कर पाओगे, तो या तो तुम चले जाओ नॉर्मल प्रोसीजर में जाओ, केस होगा फिर डेज में जाओ, अदरवाइज तुम कहोगे नहीं नहीं हमें तो मैटर जल्दी सॉल्व करना है। इसमें मैटर जल्दी सॉल्व होते हैं और थोड़ा दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सेबी डिसीजन देगा तो एक जीतेगा और एक हारेगा, सेबी डिसीजन देगा तो एक जीतेगा और एक हारेगा, लेकिन अगर वो सेटलमेंट करवा रहा है तो दोनों थोड़ा थोड़ा नुकसान झेलेंगे और थोड़ा थोड़ा दोनों ही जीतेंगे, क्योंकि दोनों की तो कंसर्न लेके मैंने एक डिसीजन निकाला है। बात समझ में आ रही है? इसे कॉम्प्रो बोलते हैं, इसे सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, आज रीड करें। सेबी में आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन नेचर, ग्रेविटी, इंपैक्ट ऑफ द डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का नेचर देखा जाएगा, उसकी सीरियसनेस देखी जाएगी, कितना इंपैक्ट वो देखा जाएगा। अग्री टू प्रपोजल, वो पहले देखेगा कि भैया ये केस में सेटलमेंट करने लायक है कि नहीं, तो वो पहले सेटलमेंट के लिए हाँ कहेगा। ऑन द पेमेंट ऑफ सच सम, जो भी डिफॉल्टर वो कहेगा भैया जो डिफॉल्ट है उसको तो ठीक करो, वो तो ठीक करना पड़ेगा। और डिटरमाइन बाय दी सेबी, सेबी ही डिटरमाइन करेगा कितना डिफॉल्ट का पेमेंट आपका करना बनता है। फॉर द पर्पज ऑफ द सेटलमेंट, अगर सेबी में आते हो तो साफ साफ इन्होंने बोल दिया नो अपील शेल लाई, आप अपील करने के लिए एलिजिबल नहीं हो अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय दी सेबी या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अगर आप सेटलमेंट के लिए जा रहे हो सेबी के पास ही जाओगे, सेबी बिजी है तो ये काम किससे करेगा? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से। अगर ये आपके कहे अनुसार सेटलमेंट करवाता है तो आप अपील नहीं कर सकते। जितना भी सेटलमेंट का जो भी अमाउंट है, एक्सक्लूडिंग क्या लिखा है? डिसॉर्जमेंट। ये टर्म बार बार आएगा, इस वर्ड का मीनिंग याद रखना। डिसॉर्जमेंट मतलब क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ इलीगल गेन, गलत तरीके से जो पैसा कमाया है वो वापस करना, गलत तरीके से जो पैसा कमाया है उसे वापस करना। ठीक है, इन्होंने बोला जितना भी सेटलमेंट का जो अमाउंट है जो आपके बीच में कॉम्प्रो है, ठीक है, जिसमें से इलीगल पैसा हटा दिया जाए, क्योंकि इलीगल पैसा आपने जिसको नुकसान दिया होगा उसको चुकाना है, वो दे दिया जाएगा। सेटलमेंट का सारा पैसा जो भी होगा बच्चा अंडर दिस एक्ट ये एक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। उस अकाउंट का नाम क्या बच्चा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंडिया का सरकार का एक पैसा जिसमें सारे पैसे को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा। तो सेटलमेंट का जितना पैसा आएगा, आपकी जो कॉम्प्रो हुई, हमें भी तो एक फीस मिलेगी ना, समाज सेवा कोई कुछ नहीं करा, तो ये पैसा एक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस पैसे में से उस गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को अलग किया जाएगा, जो डिफॉल्ट का अमाउंट हमने आपसे लिया था, क्योंकि जिसके साथ गलत किया है ना उसको हमें वो चुकाना है, बाकी सरकार के फंड में जा रहा है। क्लियर है? और ये सारा काम ना सेबी ना एक रिकवरी ऑफिसर से करवाती है। सेबी अपना काम किसको कह रही है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ठीक है, अब डिसीजन सेबी नहीं दे रहा है, मेरे बदले में एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर दे रहा है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर घर तो जाकर पैसा निकालेगा नहीं, तो घर भेजने के लिए एक रिकवरी ऑफिसर भेजा जाता है। तो रिकवरी ऑफिसर एक ऑफिसर होता है जो सेबी के द्वारा ही डिसाइड किया होता है, उसको ऑथराइजेशन होती है क्या करने की? रिकवरी। अब रिकवरी वो कैसे करेगा? मकान बिकवा देगा, कार वसूली भाई है ये, कार बिकवा देगा, ठीक है, चक्की पिसवाएगा, अगर एट द एंड तो भैया जेल में भी भेज दिया जाएगा अगर आप पैसे देते नहीं हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सेटलमेंट समझ में आया? पक्का पक्का? क्या? डिसऑर्डरमेंट मतलब रीपेमेंट ऑफ इलीगल गेन, गलत तरीके से कमाए हुए पैसे। हाँ वो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, जो मैंने शॉर्ट में समझाया यही था। हाँ अब कुछ है नहीं इसमें, पेनल्टी आई वही वाली है। ठीक है यार, पहले ही बोला था मैंने नहीं लूंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो, सबसे पहले केस कहाँ जाता है? केस कहाँ जाता है? सेबी, या फिर सेबी ने काम किसको दे दिया? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, इन्हीं के पास मैटर है ना, यही तो कोई डिसीजन दे रहे जो हमें कुछ नहीं है। या फिर कभी कभी केसेस में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज भी आता है, जैसे हमारे एग्जांपल में क्या था, लिस्ट करने की परमिशन को उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट। तो कहाँ केस जा रहा है आपके पास? आपका सैट। खुश नहीं है तो कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। लाइक एनी पर्सन अग्रीव्ड, किससे अग्रीव्ड है? ऑर्डर ऑफ द डिसीजन किससे? पहला कौन है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से खुश नहीं है, या फिर किससे खुश नहीं है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। या तो खुश किससे नहीं है? सेबी से। यही चीज बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में लिखी है। ठीक है, मे प्रेफर अपील बिफोर दी सेट। अब प्रॉपर ड्यूरेशन बताया, कितने दिन में जाना है बच्चा? विद इन 45 डेज। सेट के पास जाने का भी एक टाइम है, सेट के पास कितने दिन में जाओगे? 45 डेज। सुप्रीम कोर्ट का पहले ही पढ़ चुके हो, कितना था? 60 डेज। ठीक है, चलो विद इन 45 डेज। लेकिन 45 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ द ऑर्डर डिसीजन आपको रिसीव हुआ। ठीक, फीस वगैरह सब दे देना, फॉर्म जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगा विद फीस सब देना, ये तो डीम्ड होता है।
सेट में एंटरटेन अपील आफ्टर द एक्सपायरी, लेकिन सफिशिएंट कॉज होगा तो, सफिशिएंट कॉज होगा 45 डेज के अंदर पहुंच जाओ, नहीं पहुंचोगे सफिशिएंट कॉज होगा तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, नहीं तो नहीं। सेट में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, डिसीजन देने से पहले वो आपको एक मौका देती है अपनी बात रखने का। डिसीजन फिर वो ऑर्डर दे देगी, पास कर देगी जब आपकी बातें सुन लेगी। वो डिसीजन में क्या क्या बोल सकती है, जो भी पुराना डिसीजन था जिससे आप खुश नहीं थे उसी को कंफर्म कर सकती है, मतलब सेम वही कि लिस्ट नहीं होगा, या तो थोड़ा बहुत क्या मॉडिफाई, या तो सारी चीजों को अलग नए सिरे से शुरू करेगी और डिसीजन को सुनाएगी। बात समझ में आ रही है? पक्का पुराना डिसीजन सेम, या तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई, या तो एकदम सेट असाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है? सेट जो भी डिसीजन देगा सेंड अ कॉपी, उसकी जो ऑर्डर की कॉपी है किसको दी जाएगी? पार्टीज को। पार्टीज कौन थी बच्चा? वही हमारी स्टॉक एक्सचेंज होगी और हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो लिस्ट करने जा रही थी, नॉर्मल कंपनी, ठीक है। विद इन सेट को अपना डिसीजन फटाफट देना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो रिपीट है। सेट को कितने टाइम पे पूरा मैटर सॉल्व करना है? 6 महीने। 6 महीने कब? जब भी अपील किया, ये तो रिपीट है, ऊपर पढ़ा था। और अगर खुश नहीं है तो कहाँ जाएंगे अपील करने? सुप्रीम कोर्ट। कितने दिन के अंदर? तो चलो यहाँ नहीं लिखा लेकिन ऊपर पढ़ा था, देखो तुम्हारी मॉड्यूल एकदम सीक्वेंस वाइज प्रोसेस वाइज कुछ नहीं देगी, ठीक है, वो खुद अपन को मानना होता है। पहला स्टेप क्या है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज या फिर एडजुडिंग ऑफिसर या तो सेबी। सेट के पास जाना है कितने दिन के अंदर? विद इन 45 डेज फ्रॉम जब भी ऑर्डर मिला इन लोगों से, ठीक है। चलो साथ में 45 डेज में अगर नहीं पहुंचे और आपके पास क्या है, सफिशिएंट कॉज है, तो आपको दे दिया जाएगा। चलिए अब सेट ने डिसीजन दिया, खुश नहीं है, जिस दिन डिसीजन दिया वहां से कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। खुश नहीं है तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा? सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज के लिए भी इन्होंने टाइम दे रखा है फर्दर, वो क्या दे रखा है? फर्दर। और इसमें भी 45 डेज के लिए फर्दर 45 डेज जो होता है, तो एक्स्ट्रा 45 डेज मिल जाएंगे फॉर दी सफिशिएंट कॉज, एक्स्ट्रा 60 डेज मिल जाएंगे फॉर दी सफिशिएंट कॉज। बात समझ में आई क्या? पक्का पक्का। और सेट को लेकर उन्होंने बोला प्लीज ये मैटर ज्यादा लंबा मत खींचना, जल्दी से जल्दी 6 महीने में खत्म करना है। 6 महीने कब से? जब भी आपके पास पहली अपील आई थी, हम लोग जब शिकायत लेकर गए थे। बात समझ में आ गई? वेरी 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 गुड। अब होते बच्चा पब्लिक हॉलीडे, क्या बोलते हैं हम उसे? पब्लिक हॉलीडे। तो वो जो पब्लिक नेशनल हॉलीडेज होते हैं ना, उन्हें क्या कर दिया जाता है? एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अगर हम 45 डेज की कैलकुलेशन कर रहे हैं और इसमें छुट्टियां आ जाती हैं, तो उन छुट्टी को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। 45 डे में ही हम कह रहे भैया गांधी जयंती है, 45 डे में हम क्या कह रहे भैया? गांधी जयंती है। तो उन्होंने कहा कि आज है, आज आखिरी दिन था तो आज तो छुट्टी है, तो प्लीज भाई कल, कल कुछ भी ऐसा होता है तो उन्होंने बस बोल दिया टाइम हटा दिया जाएगा, उसके बाद जो 45 डेज होगा। पब्लिक हॉलीडे की फिर एक डेफिनेशन होती है, से भी जो डेफिनेशन में जो इंक्लूड करता है वो सारी लिस्ट दूंगी मैं, फिर वो सारी चीजें हट जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों? अब ये बस सेम बातें लिखी है, प्रेजेंटेशन अच्छा करने का ट्राई किया आपके इंस्टीट्यूट ने। क्या लिखा है? पर्सन अग्रीव्ड है, सेट के पास जाओ, कितने दिन के अंदर? 45। सेट क्या देगा? अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। डिसीजन दे देगा, फिर कॉपी दे देगा, ठीक है, किसको? पार्टीज को, ठीक है, और एडिटिंग ऑफिसर को भी। डिस्पोज ऑफ करना है कितने टाइम के अंदर? 6 महीने। सब घिसी-पिटी रिपीट बातें, बस प्रेजेंटेशन बेटर करने का ट्राई किया। ये केस है, सारे केसेस एक साथ क्लब करके समझाऊंगी। केसेस, केसेस, आगे बढ़ो, आ जाओ। मतलब ऑफेंस मतलब गुनाह। और शब्द बोलो, और अच्छे अच्छे शब्द बोलो। अपराध, है ना, अपराध नहीं, अपराध करने वाले को हम बोलेंगे ऑफेंडर हो जाएगा, है ना। चलो सेक्शन 23M, ठीक है, सेक्शन याद करने की अब ये जरूरत नहीं है। इफ एनी पर्सन, ध्यान देना, इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेन, कॉन्ट्रावेन, फिर दूसरा क्या लिखा है? अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेन, फिर क्या लिखा है? अबेट। कॉन्ट्रावेन मतलब तुमने रूल्स रेगुलेशन तोड़ा, अटेम्प्ट तोड़ने जा रहे थे, जैसे ही जा रहे थे पकड़े गए, तोड़ तोड़ भी नहीं पाए, पकड़े गए, है ना। अब बेट मतलब खुद नहीं कर रहे हो, दूसरों के कंधे में रखकर गोली चलाने वाले हो, किसी और को उकसा रहे हो, तोड़ना भाई, तू तोड़ना, तू तोड़ना, तोड़ना खुद चाहते हो लेकिन खुद नहीं, किसी और को आगे कर रहे हो। कोई भी पर्सन पाया जाता है क्या करते हुए? खुद कॉन्ट्रावेन, या फिर अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेन, या फिर अबेट, उकसाना, इनकरेज करना, ठीक है, इनकरेज कर रहा है। कॉन्ट्रावेन
किसके? दिस एक्ट कौन सा चल रहा है? सेक्रा। सेक्रा में जितनी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें पड़ी उसमें कुछ भी हमें कॉन्ट्रावेंट मिलता है या फिर अटेम्प्ट या फिर अबेट, ठीक है। बस एक्ट नहीं है सेक्रा के रूल्स भी है, ठीक है, रेगुलेशंस भी है, बायलॉज, बीच बीच में ये सारे टर्म सुने हैं तुम लोगों ने, है ना। मेड देयर एंटर, यहाँ जो कुछ भी बना है इनको तोड़ते हुए पाए जाते हो तो भैया रुक तो जाओ। फॉर विच नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। बीच में मैंने कुछ पेनल्टीज स्किप करवाई है जो मैं करवाऊंगी। जितने भी हम वहां पे पढ़ेंगे तो एक सेक्शन दे रखा होगा, उस सेक्शन में कुछ बातें लिखी है, उस बातों को फॉलो नहीं करो तो पेनल्टी। फिर एक सेक्शन बातें लिखी है, नहीं फॉलो किया तो पेनल्टी। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सेक्शन में बातें लिखा है लेकिन अगर उसे कॉन्ट्रावेंट करते हो तो पेनल्टी गिवन नहीं है। अगर कहीं भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे पनिशमेंट नहीं गिवन है तो उसके लिए एक जनरल पनिशमेंट लगेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसे हम बोलते हैं जनरल पनिशमेंट। जहां स्पेसिफिक दे रखा है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 12 में बोल रखा है ये नहीं करोगे, अब ये लिस्ट देखोगे, रुको, डरना नहीं। 23A 23AB दिख रहा है, 23, लेकिन क्या उसने पूरे एक्ट के सेक्शंस दे दिए हैं क्या? नहीं, कहीं स्पेसिफिक होती है और कहीं नहीं लिखी होती। जहां नहीं लिखी रहती इसका मतलब ये नहीं कि पनिशमेंट नहीं दे रही, पनिशमेंट है, लेकिन उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी? जनरल पनिशमेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ जाओ, वो जनरल पनिशमेंट क्या है रीड करो, क्या लिखा है? जो लिखी है वो भी पढ़ी नहीं, अभी बताऊंगी, वो भी ज्यादा है। इम्प्रिजमेंट मतलब जेल की हवा खानी पड़ी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और वो क्या बोलते हैं, पोशप्पा, भाई पोशप्पा ऐसा कुछ कहते हैं क्या? चलो, जेल, हाँ, जेल जाना पड़ जाएगा। कितने साल के लिए? 1 साल का लिखा है, एक्सटेंडेड है। नीचे में तूने नीचे पढ़ लिया, रुक तो जाओ। इन्होंने बोला जो आपका जेल है, जेल में आप 10 साल तक जा सकते हो, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी, 4 दिन भी हो सकता है, ठीक है। रुक तो हाँ, अ टर्म, ठीक है, विच में भी एक्सटेंड, एक टर्म के लिए वो कहीं भी जितना भी जा सकता है, लेकिन कोई भी एक ड्यूरेशन कुछ भी होगा, लेकिन वो कितना जा सकता है मैक्सिमम? 10 साल से ज्यादा नहीं भेजेंगे भाई, 10 साल तक बस रहना पड़ेगा, ठीक है, इतना ही तो है बस। फाइन, पैसा देना पड़ेगा, और लिखा है, और फाइन कितना, कितना हो सकता है? जो 25 करोड़ तक मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मांगेंगे, इससे ज्यादा नहीं मांगे, या फिर बोथ। तो इन शॉर्ट आ जाओ, जेल का पानी पीना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? फाइन, या फिर क्या लिखा है बच्चा? बोथ। जेल कितने तक की हो सकती है? फाइन कितना तक का हो सकता है? बोथ मतलब दोनों का मिक्स। बच्चों अब प्लीज सबके सबके बीच में ना कुछ और लगा है, इसका मतलब समझते? अब बोथ भी दे दिया उन्होंने, बहुत स्मार्ट है वो लोग, ठीक है। इन्होंने बोला या तो बस जेल की सजा देंगे, या तो फाइन की सजा देंगे, या तो बोथ। बच्चा केस मेरे पास आया है, मैं सेबी हूँ, सैट हूँ, जो भी वॉट एवर हूँ, ठीक है। मैं इस केस को देखूं, मुझे लगेगा कि भैया आपने बहुत ही गलत कर रखा है, बहुत ज्यादा ही सीवियर काम कर रखा है, तो फिर मैं क्या करूंगी? दोनों दे दूंगी। जज के ऊपर है ये। मैं कहूंगी भैया मैं जेल भी भेजूंगी और फाइन भी देना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा एवरेज है जिसके लिए मुझे बस जेल भेजना है, जेल भेज दो। कम है, बहुत ज्यादा खतरनाक काम किया नहीं, डिफॉल्ट बहुत छोटा सा है, तो बस फाइन दे दो और बाहर घूमते रहो। लेकिन नहीं, तुम्हें अंदर करना है तो सिंगल प्रिजमेंट, या फिर आपने बहुत ही खराब काम किया है तो दोनों, या फिर दोनों का थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं कि भैया हमने 5 साल की आपको जेल की सजा दी और 10 करोड़ का फाइन मार दिया, तो कुछ भी हो सकता है। हम्म? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये जज बोलेगा। जज बोलेगा कि तुम पूरा पैसा दे दो क्योंकि तुमने ज्यादा बहुत बड़ा डिफॉल्ट नहीं किया, या तो जज बोलेगा भैया तुमने बहुत ही ज्यादा डिफॉल्ट किया, जेल में रहो, या फिर दोनों। वो जज की मर्जी। अब उन्होंने बोला है बढ़ सकता है 10 साल तक, बढ़ सकता है 25 करोड़ से कम भी तो दे सकते हैं, डिपेंड, आपका डिफॉल्ट देखा जाएगा, आपके डिफॉल्ट की ग्रेविटी देखी जाएगी, नेचर देखा जाएगा, रिपीटेशन देखा जाएगा। तुम नलायक हो, बार बार एक ही हरकत कर रहे हो, एक ही अपराध करे जा रहे हो, तो फिर क्या करेंगे? ज्यादा टाइम तक रहो फिर अंदर। हाँ, तुम्हारा जो डिफॉल्ट आएगा उसमें अमाउंट लिखा रहता है, आपने एक लोगों को कितना चूना लगाया है उससे डिसाइड हो जाता है, ठीक है। नहीं मानेगा जज? अरे ठीक है, वो जज डिसाइड करेगा, तुमको नहीं करना है। तुम पहले डिफॉल्ट करो, जज तुम्हें बता देगा, डिफॉल्ट करके लाओ तुम लोग पहले, ठीक है। चलो, इफ पर्सन, ध्यान दो ध्यान दो, अब हमने आपसे पैसे मांगे, ठीक है, आप कह रहे हो भैया पैसे तो है ही नहीं। इफ पर्सन फेल टू पे पेनल्टी, पेनल्टी मांग रहे आपसे, पेनल्टी है ही नहीं आपके पास, पैसे नहीं है,
फेल टू पे पेनल्टी इम्पोज, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने पेनल्टी लगाई थी, सेबी ने पेनल्टी लगाई थी, फेल हो गए, नहीं चुकाया, या फिर फेल टू कंप्लाई, या फिर कुछ डायरेक्शन ऑर्डर दे रखा था वो नहीं किया, पेनल्टी लगाई, पेनल्टी मतलब पैसा मांगा आपसे, फाइन मांगा, वो आपने नहीं दिया, या तो आपको कोई डायरेक्शन ऑर्डर दिया था वो आपने फॉलो नहीं किया, तो इन्होंने कहा सुनो फिर से जाओ जेल, इम्प्रिजमेंट। ठीक है, कितना तक का? 1 मंथ। मिनिमम यहाँ एक अलग है, यहाँ बोल रहा मिनिमम 1 महीना तो अंदर रहना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना जाओगे? 10। ऊपर और नीचे की पेनल्टी में डिफरेंस समझ रहे हो? वो बोले कोई एक टर्म होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सटेंड होगा 10, मतलब 10 दिन भी रह सकते हो तुम, एक हफ्ता भी रह सकते हो, लेकिन यहाँ क्या बोले मिनिमम 1 महीना तो जेल की सजा आपको मिलेगी। लेकिन फिर लिखा है बच्चा और, या तो फाइन जो कि 25 करो, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, ये कब लगेगी, ये वाली कब लगेगी, सेकंड वाले पैराग्राफ की पेनल्टी, जब आप पेनल्टी या फिर कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं करो, ऑर्डर फॉलो नहीं करो। ऊपर वाला क्या कह रहा है, ऊपर वाला क्या बोल रहा है, जनरल पनिशमेंट दे रहा है। हर एक्ट ने लिखा है, हर सेक्शन में लिखा है ये काम करो, नहीं करोगे तो ये वाली पनिशमेंट, ऊपर जो अब हम पेनल्टीज पनिशमेंट्स पढ़ेंगे। लेकिन अगर जहां कहीं भी मिस हो गया है तो ये मत सोचना कि अच्छा इसके लिए तो दिया ही नहीं है, बच्चा जनरल लग जाएगा फिर आप में। तो प्लीज ध्यान रखना, कोई भी रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई चिल्लर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिल्लर के लिए भी ये पनिशमेंट है। समझ में आ रही है? तो एक होता है स्पेसिफिक पनिशमेंट, एक होता है बच्चा जनरल पनिशमेंट। ये आपकी जनरल पनिशमेंट है। और एक बात बता दूं बच्चा, हर एक्ट की एक जनरल पनिशमेंट होती है, क्योंकि गलती से कहीं हमने पेनल्टी लिखना भूल गए, पनिशमेंट लिखना भूल गए, तो आपको तो क्या लगेगा, लूपहोल्स निकाल लोगे ना, कि भैया इसमें तो पेनल्टी दे ही नहीं रखी, पनिशमेंट है ही नहीं, तो हम तो वाह ये काम कर सकते, इसके आगे जा सकते, तो नहीं, तब वो जनरल पनिशमेंट आता है। तो जनरल पनिशमेंट का कंसेप्ट ही इसीलिए बना है कि कहीं कुछ मिस हो गया, हर जगह बार बार लिखना एक ही पनिशमेंट बहुत ज्यादा अननेसेसरी लेंदी हो जाएगी, तो हटाओ, एक तरीके से जनरल डाल दो। स्पेसिफिक ज्यादा बड़ी पनिशमेंट है, बताऊंगी कितनी बड़ी बड़ी, करोड़ों में जाते बच्चा, ये 25 करोड़ कुछ नहीं, वहां तो भी और 300 400 500 1000 करोड़ भी चले जाते जो स्पेसिफिक है। तुम लोगों ने भी तो गलत काम किया है ना, तभी तो कर रहे हैं ऐसा। चलो, एक्ट की सारी बातें होती है ओवर, एक्ट की बातें होती है ओवर। एक्ट क्या बोलता है, सेक्रेट एक्ट पढ़ा ना भी, पक्का? ये एक्ट है। और अब क्या पढ़ने वाले हो, एक्ट बोलते हैं क्या क्या करना है, और रूल्स बोलते हैं कैसे। पूरा प्रोसीजर अब होता है स्टार्ट। तो अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, प्रोसेस फॉर्म ज्यादा आएगा। ठीक है, रूल्स आर मेड बाय, रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, सीजी के पास पावर है। ठीक है, सीजी ने कहा कि भैया इन सब में मैं रूल्स बनाऊंगा, आ जाओ, किस किस में बनाएगा। पहले हेडिंग, प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की, ये रूल बनाने का हक पूरा सीजी को है। सबमिशन ऑफ द पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड एनुअल रिपोर्ट, सीजी ने बताया है कैसे पीरियोडिकल रिटर्न्स पढ़ा था, सीजी बताता है कैसे, हमने सीजी की पावर पढ़ी थी ना, इसलिए ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, चलो, इंक्वायरी करने का तरीका सीजी बताएगा, कैसे लिस्ट होगा सीजी बताएगा। तो अब इन्होंने बस हेडिंग दी है, आओ यहाँ पे आ जाओ। रूल 19, अब इसको सीक्वेंस साइज पढ़ेंगे। आपको रूल दिख रहा है, रूल नंबर 19, पूरा रूल नहीं दे रखा है, रूल बस 19 समझा रहे हैं। 19 का 1, आगे बढ़ो, 19 का 2, आगे बढ़ो, 19 का 2B, आगे बढ़ो, 19 3, बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ 19 ही बस पढ़ने वाले हो, एक ही रूल पढ़ने वाले, दैट वाज 19। 10 1 2 3 4 5 पढ़ते रहो इसमें। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, ये जो रूल है ये आपको डॉक्यूमेंट्स बताएगा। ठीक है, जैसे कि आ जाओ, पहला 19 रूल का सब रूल 1 कैसे रीड करते मालूम है ना, रूल नंबर 19 और इसके अंदर का सब रूल 1, जैसे सेक्शन का सब सेक्शन, रेगुलेशन का सब रेगुलेशन। ठीक है, चलो, अब पब्लिक कंपनी जो लिस्ट होना चाहती है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पास, वो अप्लाई करती है किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। आईटीएस कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई किया, किसके लिए, लिस्टिंग के लिए। तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन के साथ ना डॉक्यूमेंट अटैच करना। अब ये डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट इतनी चिल्लर है, अगर मैं एक सच बात बोलूं तो बच्चा कुछ नहीं, आपका अभी तक का जो पूरा रिकॉर्ड है ना, जो भी आपने अभी कंपनी को चलाने में लगाया, सब दे दो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। आओ एग्जांपल्स देके, क्या देना है, आईटीएस कंपनी का क्या जाएगा, मेमोरेंडम आर्टिकल जाएगा, क्या जाएगा, प्रोस्पेक्टस जितने भी तुमने ऑफर डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, क्या जाएगा, कॉपीज फॉर द ऑफर फॉर से सर्कुलर एडवर्टीजमेंट, जो भी आपने कोई भी ऑफर लेके आए, जिसे आपने बेचा है, कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी सर्कुलर, आप अपनी कंपनी का सब कुछ दोगे, मैंने पहले ही बोल दिया, तब जाके आप लिस्ट होते हो।
तो ये सब कुछ में क्या क्या, मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस, कॉपी, अच्छा कॉपीज, जो आपने एक ऑफर दिया होगा बेचने के लिए उसकी कॉपी सेंड कर दोगे, या फिर आपने कोई सर्कुलर पास किया होगा, आपने कोई एडवर्टीजमेंट दे रखा होगा जिसके थ्रू आप अपनी सिक्योरिटीज को बस बेच रहे हो, आप अपनी सिक्योरिटीज को बेचने के लिए जो कुछ भी आपने इशू किया ना उसकी एक कॉपी हमें दे दो, चाहे वो न्यूज़पेपर में ऐड ही क्यों ना हो, एडवर्टीजमेंट, कोई सर्कुलर ही क्यों ना हो, कोई भी ऑफर दिया हो जिससे आप बस बेचना चाह रहे हो अपनी कंपनी के शेयर्स, प्लीज ये दे दो। किसको दे दो? स्टॉक एक्सचेंज को वापस, आईटेक्स कंपनी जा रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्ट होने, तो मैंने एप्लीकेशन दी कि मुझे लिस्ट कर लो, और ये डॉक्यूमेंट, इन्हीं डॉक्यूमेंट में टाइम लग रहा था जिससे वो हाँ और ना बोलने में टाइम ले रही थी, बात समझ में आ गई? तो ये पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, मेमोरेंडम पढ़ेगी, आर्टिकल पढ़ेगी, कौन? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देखेगी मेरी आईटेक्स कंपनी का, तब जाकर वो लिस्ट करेगी, या फिर सर्टिफिकेट दे देगी, हाँ बोल देगी, या फिर ना बोल देगी। ना बोल देगी तो हम पैसे वापस कर रहे थे ना, याद आ रहा है? तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है और बहुत जनरल जनरल लिस्ट है। आ जाओ, क्या लिखा है? किसकी कॉपी? बैलेंस शीट की, या फिर आपका अकाउंट जो ऑडिट हुआ होगा उसकी, कब तक के? पिछले 5 साल। और इनके इस न्यू कंपनी, नई कंपनी है, बनाए हुए अभी 3 ही साल हुए, बने हुए अभी 4 ही साल हुए, तो 5 देने कि 4 देने? 4 देने पड़ेंगे भैया, कहाँ से लाओगे? ठीक है, चलो स्टेटमेंट देना पड़ेगा। स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा कि डिविडेंड, कैश बोनस कभी भी आपने जीवन में अपनी कंपनी के दिया है, क्या दिया है तो ये भी बता दो। इफ एनी पेड, दिया है पिछले 10 साल में, या फिर और सच शॉर्टर पीरियड द कंपनी, ठीक है, एग्जिस्टेंस वेदर एज अ प्राइवेट या फिर पब्लिक, एज अ प्राइवेट कंपनी दिया था या पब्लिक, बच्चों लिस्ट होने जा रहे हो तो पब्लिक ही होंगे, लेकिन कभी पास्ट में आप प्राइवेट थे, आप पब्लिक बन गए, तब भी अगर कुछ दे रखा है पिछले 10 सालों में तो आप दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, डिविडेंड इंटरेस्ट, ये क्या लिखा है? अरियर्स मतलब नहीं दिया, बोला और नहीं दिया, बचा हुआ है, ये भी है तो बता दो। आपको अपना पूरा चिट्ठा देना पड़ेगा, इन्हीं को रीड करने के बाद वो आपको या तो लिस्ट करने के लिए हाँ बोलेगी या तो वो ना करेगी। नेक्स्ट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द अग्रीमेंट, क्या अग्रीमेंट? प्रमोटर के साथ क्या अग्रीमेंट है? अंडरराइटर सब अंडरराइटर के साथ, ब्रोकर सब ब्रोकर के पास, सर्टिफाइड कॉपी अग्रीमेंट, मैनेजिंग एजेंट के साथ क्या कोई अग्रीमेंट कर रखा है? सेक्रेटरीज, ट्रेजरी, इन सब के साथ आपका कोई अग्रीमेंट है? जो कुछ भी अग्रीमेंट है हमें दे दो। फिर क्या लिखा है? कोई सेलिंग एजेंट है क्या? आपका कोई एजेंट है जो बेचने में आपकी हेल्प करवाता है? अग्रीमेंट है? बताओ। मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ अग्रीमेंट, टेक्निकल डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, बच्चा समझ में आ रही है जनरल बातें? पूरा डॉक्यूमेंट में वापस से कह रही हूँ, आपको हर चीज बतानी पड़ेगी। फिर क्या लिखा है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एवरी लेटर, रिपोर्ट, बैलेंस शीट, वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ऑर्डर, जीवन में कभी आपके केस हुआ था तो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया होगा वो भी दे दो, पिछले 5 साल का। लिस्ट करने के लिए बहुत तामझाम है, और बस एक बार लिस्ट हो जाए तामझाम रुकता नहीं है, अब तो तामझाम बढ़ता ही जाएगा। अभी तक लिस्ट होने आ रहा तो पूरा हिस्ट्री पास निकाल के दो, और जब लिस्ट हो गए अब तो महीने महीने, क्वार्टरली बेसिस में, हाफरली बेसिस में, ईयरली बेसिस में और कंप्लाइंसेस बढ़ जाते हैं आपके। कुछ भी हुआ, पत्ता भी इधर से उधर हुआ, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, एलओडीआर, लिस्टिंग, साफ साफ बोला है, लिस्टिंग की ये ऑब्लिगेशंस है कि आपको क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो, फिर क्या लिखा है? सारा स्टेटमेंट बताओगे, जितने भी आपके मटेरियल, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बोले तो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट, और ये वगैरह वगैरह पूरी चीजें दे रखी है। पूरा इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि कोई मतलब नहीं, वो अग्रीमेंट की डिटेलिंग दे रखी है। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कंपनी सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। भैया हमें 50 साल हो चुके हैं, आज हमने सोचा लिस्ट कराने का, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो आज की डेट में लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो भैया जब से इनकॉर्पोरेट हुए ना, आज लिस्ट होने जा रहे हो ना, पूरा चिट्ठा दे दो, गिविंग द डिटेल्स ऑफ दी, क्या कभी रीऑर्गेनाइजेशन किया, रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर, अमलगमेशन, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी का रेशियो इधर उधर क्या, सब बता दो। पर्टिकुलर ऑफ द शेयर्स, डिबेंचर्स, क्या लिखा है? कंसिडरेशन कुछ भी दिया अदर देन कैश मिला, प्रीमियम या डिस्काउंट में क्या था, कभी कोई ऑप्शन दिया, सब बता दो। स्टेटमेंट किसका, क्या कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट होते हैं आपके जो भी ब्रोकर्स के साथ होते हैं। सर्टिफाइड कॉपी दो किसकी? एक्नॉलेजमेंट कार्ड की। फाइलिंग दी ऑफर डॉक्यूमेंट दी सेबी, सेबी को आप ऑफर डॉक्यूमेंट जो दोगे उसका एक कॉपी दो। अग्रीमेंट इफ एनी, अग्रीमेंट हुआ है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या आपने किसी भी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ कोई अग्रीमेंट किया है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट के साथ किया है तो दे दो। पर्टिकुलर्स ऑफ द शेयर, ये क्या लिखा है? क्या कभी आपने कोई भी शेयर्स को फोरफिट किया है? बता दो। बच्चों तो ये पूरी की पूरी चिट्ठा आपको देना पड़ेगा, इसीलिए इन सब में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो कह रहे हैं तुम पैसे ले लो, हम परमिशन दे देंगे, लेकिन जब हमने परमिशन नहीं दी तो आपको रिफंड करना पड़ेगा जो वो हमने पढ़ा। ठीक है, हाँ, तो ये सब देना है। बहुत सारे लोग नालायकी करते हैं, छुपाते हैं, उनको मालूम है अगर हमने ये बात डिस्क्लोज करी
तो ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है ना बच्चा, उनकी गुडविल अच्छी है, याद रखना। वो रेपुटेटेड कंपनी है, कोई भी एरा गैरा लिस्ट नहीं होता है। खुद ही देख लो ना ये पूरा डॉक्यूमेंट। और ये तो बस अभी डॉक्यूमेंट है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी होती है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपका प्रमोटर डायरेक्टर डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। मतलब उस कंपनी से उस डायरेक्टर को भगाओ फिर, क्योंकि भैया वो अगर रहेगा तो आपकी कंपनी क्या नहीं होगी, लेस नहीं होने वाली। तो ये बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पढ़ेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर ऑफ द शेयर्स डिबेंचर सब बताओ, जो भी आप इशू करने का सोच रहे हो। क्लियर है बच्चा? A recognized stock exchange may either generally by its bylaw in a particular case call for the further particular documents as they fit. Stock exchange चाहे तो इनके अलावा और भी हिम्मत रखती है डॉक्यूमेंट मांगने की, देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो गए। समझ में आ गया वो वाला पॉइंट? हाँ। अ लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी कंपनी के 10 बड़े शेयर होल्डर्स के नाम बताइए, ठीक है। 10 बड़े शेयर होल्डर मतलब जिनके पास ज्यादा शेयर्स है, तो उनकी लिस्ट भी हमें चाहिए, विद फुल डिटेल चाहिए होती है, बताना पड़ता है ये भी, ठीक है। और जब आप एक बार लिस्ट हो जाओगे तो हर साल आपको बताना पड़ेगा ये, अब टॉप में कौन आए, अब कौन टॉप में आए हैं। तो आप देखते हो ना न्यूज में, ऐसे चैनल्स में, कहीं कहीं इंटरनेट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई इसके पास इतना ज्यादा हो गया, अंबानी के पास इतना है। तो ये कैसे पता चलता है? ये जो लिस्ट है ये पब्लिकली अवेलेबल है ना, स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया मतलब सबके पास है, हर कोई निकाल सकता है इन्फॉर्मेशन। क्लियर है बच्चा? पढ़ा क्या अभी? दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। इन्होंने बस ये बोला एप्लीकेशन के साथ ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जाते हैं फॉर दी लिस्टिंग, ठीक है। चलो, अब ये 19 का 2 है, इसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन वाली चीजें ज्यादा आएंगी, ठीक है। 19 का 2 बोलता है एप्लीकेंट कंपनी जो अप्लाई कर रही है, ठीक है, शेल सेटिस्फाइड स्टॉक एक्सचेंज को वो ये सारी चीजें सेटिस्फाइड करवाए कि उनके आर्टिकल में ये लिखा होना चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या था? मेमोरेंडम और आर्टिकल में ये लिखा होना चाहिए उसके अंदर की डिटेलिंग। क्या कंपनी यूज करी है? कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर। अब क्या होता है, शेयर्स बेचने का काम होता है, ठीक है, ट्रांसफर करना, शेयर्स खरीद बेच रहे हैं, तो जो फॉर्म है ना वो सेम है, यूनिफॉर्म है, अलग अलग नहीं है। आर्टिकल में लिखा होना चाहिए जब आपके शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं तो एक फिक्स फॉर्म है, वो कौन सा फॉर्म है हमें बता दो, ठीक है। नेक्स्ट, फुल्ली पेड शेयर विल फ्री फ्रॉम ऑल लीन। लीन बताओ क्या होता है? कर्जा नहीं है, मॉर्गेज नहीं है, बर्डन में नहीं है, जितने भी फुल्ली पेड शेयर्स है वो फ्री है, मतलब कोई बर्डन नहीं है, फुल पैसा आपका आ चुका है, कहीं गिरवी रखे नहीं है। आपके आर्टिकल में ये लिखा होना चाहिए, तब जाके हम आपको लिस्ट करेंगे। मतलब आपके शेयर्स गिरवी हैं, आप कहाँ लिस्ट होने आ रहे हो, ठीक है। आपका फॉर्म कौन सा है ट्रांसफर करने का ये बता दो। आपके सारे के सारे शेयर्स फ्री फ्रॉम बर्डन होने चाहिए। एनी अमाउंट paid up in advance of the call on any share may carry interest but shall not entitle to holder of the shares to particular respect in a dividend subsequently declare। क्या बोल रहा है बच्चा? एनी अमाउंट ऑफ पेड अप, कभी कभार क्या होता है कि आप क्या कर देते हो, एडवांस पेमेंट। क्या कोई एडवांस पेमेंट है क्या, बता दो। आर्टिकल में लिखा होगा नो फॉर फीचर ऑफ द अनक्लेम डिविडेंड। अब डिविडेंड मुझे सबको देना था, कुछ 5-10 लोग हैं जो नहीं आते, डिविडेंड नहीं लेते, तो क्या मैं उनको फोरफिट कर दूंगी क्या? आपके आर्टिकल में लिखा होना चाहिए भैया हम अनक्लेम डिविडेंड को फोरफिट नहीं करते हैं। बिफोर द क्लेम बिकम दी बार्ड बाय द लॉ, जब तक लॉ उसे नहीं रोकता, लॉ ने ही रोक दिया तो फिर हम कर सकते हैं बच्चा वापस। जो भी डिविडेंड बच गया है, लोग लेने नहीं आए हैं, तो उन्हें हम क्या नहीं करेंगे, फोरफिट नहीं करेंगे। किया जा सकता है अगर लॉ बोलेगा तो करेगा, कंपनी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्शन या राइट टू कॉल शेयर्स नॉट गिवन टू एनी पर्सन। ऑप्शन या फिर राइट टू कॉल शेयर्स शेल नॉट गिवन टू एनी पर्सन एक्सेप्ट द सैंक्शन ऑफ द कंपनी द जनरल मीटिंग। क्या बोल दिया? आप किसी को क्या दे रहे हो, ऑप्शन दे रहे हो या फिर राइट दे रहे हो कि भैया उनसे हम शेयर्स मंगवा रहे हैं, ठीक है, हम उनसे कॉल ऑफ दी शेयर्स शेल नॉट बी गिवन। हम किसी को ऐसी ऑप्शन नहीं देते, दे सकते हैं लेकिन क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में वो परमिशन लेनी पड़ेगी वापस। राइट इश्यूज लाते हैं, इसॉप ऑप्शंस वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें दे सकते कि नहीं दे सकते, पहले बताओ। दे सकते, लेकिन पहले का क्या करना पड़ता है, जनरल मीटिंग में परमिशन। पहले तो सारे जनता से पूछना पड़ता है ना, जनता मतलब अपनी कंपनी के शेयर होल्डर से, बिना परमिशन नहीं कर सकते। इन्होंने ये लिखा है, वापस रीड करियो। कोई भी ऑप्शन राइट टू कॉल शेयर नॉट बी गिवन, किसी भी पर्सन को ऐसे नहीं दिया जा सकता, एक्सेप्ट मतलब दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, जब आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार कंपनी से सैंक्शन कर मतलब अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अप्रूवल के बाद आप सब काम कर सकते हो। आर्टिकल में ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। 19 का 1 समझ में आया?
19 का 2, 19 का 1 बोलता है जब आप अप्लाई करोगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। 19 का 2 बोलता है आर्टिकल में ये बात लिखी होनी चाहिए, आर्टिकल के अंदर की डिटेलिंग है ये। आ जाओ, अब क्या लिखा है 19 टू बी, मिनिमम ऑफर अलॉटमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना वेरी लगा सकते हो लगा दो। मिनिमम ऑफर एंड अलॉटमेंट टू द पब्लिक इन टर्म्स ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। पहले शॉर्ट में आ जाओ, मिनिमम ऑफर एंड अलॉटमेंट टू पब्लिक, ये हेडिंग, मिनिमम ऑफर अलॉटमेंट ये हेडिंग है, ठीक। चलो शॉर्ट में समझो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इंपॉर्टेंट है, समझो। पोस्ट इशू कैपिटल, पोस्ट इशू समझते हैं, ये है इशू, पोस्ट इशू लिखा है, ठीक है। तो एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। आज आईटेक्स, ठीक है, कह रहा है कि भैया 1 करोड़ है, इशू करने से पहले 1 करोड़ है, मुझे रिक्वायरमेंट है 1.5 करोड़ की, रिक्वायरमेंट कितनी है 1.5 करोड़ की। तो पोस्ट में क्या आ जाएगा 2.5 करोड़ हो जाएगा। एक होता है प्री और एक होता है प्रपोज्ड। वापस, प्री मतलब ऑलरेडी हमारे पास 1 करोड़ है, जनता के सामने हमारे हैं और प्रपोज करे कि हमें 1.5 करोड़ चाहिए। पोस्ट मतलब क्या, दोनों का मिक्स ना, 1 करोड़ था और हमने 1.5 करोड़ मांगा, दोनों मिला के हो जाता है 2.5 करोड़। तो पोस्ट मतलब समझ में आ रहा है, पोस्ट इशू, जहां कहीं भी लिखा होगा पोस्ट इशू समझ में आ जाएगा, जितना है और जितना मांग रहे हो दोनों मिलाकर मिल जाएगा ना, हम ये मान के चल रहे है ना। पोस्ट इशू, इशू करने के बाद, इशू कितने का किया, प्रपोज कितने का, 1.5, तो पोस्ट मतलब मिल गया, ठीक है। और पहले से भी तो था ना, आपकी बैलेंस शीट में तो पूरा पोस्ट कितना दिखेगा 2.5 करोड़ का, ठीक है। इशू आप लेकर आ रहे हो कितने का, 1.5 करोड़ का, और प्री कितना होता है, तो क्या ये टर्म्स आएंगे, समझ में आ जाएगा। आ जाओ, पोस्ट इशू कैपिटल मतलब इशू करने के बाद, अगर इशू करने के बाद आपका जो ऑफर, ऑफर जो प्राइस है, अगर आपका ऑफर प्राइस है पोस्ट करने के बाद कितना आता है बच्चा, लेस देन या फिर इक्वल, कितना, छोटा मोटा पैसा नहीं ला रहे, करोड़ों। मैं तो 2.5 करोड़ की बात करी, 2.5 करोड़ किस में आ जाएगा, पहली सिचुएशन में कवर हो जाएगा। 100 करोड़ हो जाता है पोस्ट, कौन सी सिचुएशन में कवर होगा, फर्स्ट में। बच्चा 1700 करोड़ हो जाता है, कौन सी सिचुएशन, तो पहली सिचुएशन बोलता है 600 करोड़ के अंदर और 600 करोड़ भी। दूसरी सिचुएशन क्या बोलते हैं 1600, 600 की बोल रही हूँ यार, 1600, ठीक है, जो लिखा है वही सही है, मैं गलती से बोल इधर उधर देती हूँ। 1600 करोड़ पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन क्या है 16 करोड़ से 4000 करोड़ के बीच का होता है अगर आपका पोस्ट कैपिटल। पोस्ट समझ में आ रहा है, पोस्ट मतलब क्या, प्री और प्रपोज दोनों मिलाकर होता है, ठीक है। या फिर कितना होता है बच्चा, 400 करोड़ से 1 लाख करोड़, यस 1 लाख करोड़। या फिर बच्चा क्या होता है 1 लाख करोड़ को भी आपने क्रॉस कर दिया। अभी मैंने आपको क्या बताया, आपका अगर पोस्ट कैपिटल इतना होता है तो, ठीक है, एग्जाम में ना प्रैक्टिकली आएगा इसमें, क्योंकि आपसे सिचुएशन पूछी जाएगी ना, इतना करोड़ है तो आपको पहले क्या करना है, सिचुएशन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, 21 करोड़ कितना आएगा, 21 करोड़ फर्स्ट में आएगा, वेरी गुड। अगर मैंने बोला 2100 करोड़, 21,000 करोड़ किस में आ रहा है, किस में आएगा, समझ में आया। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है पोस्ट कितना है, ठीक है। चलो, अगर आपका कैपिटल कैपिटल 1600 करोड़ के अंदर आता है तो मिनिमम अलॉटमेंट, जनता, जनता भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। जनता के पास मिनिमम कितना होना चाहिए 25, मैक्सिमम नहीं बोला, मैक्सिमम मतलब पूरा भी दे सकते हो। तो भाई डायरेक्टर भी तो अपने पास रखेगा, सब जनता को दे देगा क्या, प्रमोटर भैया बिजनेस खड़ा किया जनता के लिए क्या क्या। लेकिन आप एक पब्लिक कंपनी कहलाती हो जब आप लिस्ट होती हो, तो अगर पब्लिक कंपनी कहलाती हो तो पब्लिक का भी तो स्टेक होना चाहिए। तो मिनिमम आपका स्टेक कितना होना चाहिए पब्लिक का, 25। मेरी आईटेक्स कंपनी, मेरी आईटेक्स कंपनी, ठीक है, मैं करोड़ों का मेरा पोस्ट हो रहा है, तो मैं एक पब्लिक कंपनी ना लिस्ट हो रही हूँ तो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भैया पब्लिक कंपनी कहलाओगी तभी जब पब्लिक का भी स्टेक हो, तो प्लीज मिनिमम पब्लिक स्टेक कितना होना चाहिए 25% पब्लिक का। अगर 25% पब्लिक से अगर कम हो जाता है ना तो हम आपको डीलिस्ट कर देंगे। आज आप लिस्ट होने जा रही हो ना, 25% जनता का पैसा होना चाहिए, हमेशा मेंटेन करना ये 25। जब 25 से कम हुआ तो आप पब्लिक कंपनी कहलाने के लायक नहीं हो, मत रहो लिस्ट,
मत रहो लिस्ट, हट जाओ यहाँ से, क्योंकि भैया ट्रेडिंग कौन करेगा? स्टॉक एक्सचेंज में आए हो तो भैया जनता तो होनी चाहिए, तो जनता कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 25%। वापस, अगर आपका पोस्ट कैपिटल कितना आता है, 16 से 400 करोड़ के बीच में आता है, तो उन्होंने परसेंटेज नहीं बताया, वैल्यू में बोला कि 400 करोड़ जनता को दे दो। कितने करोड़? 400 करोड़ जनता को दे दो। अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हो तो कितना दे दो? 10% दे दो। अगर आप लास्ट कैटेगरी में आते हो तो क्या कर दो? पहले 500 करोड़ दे दो अमाउंट में, सॉरी 5,000 करोड़ दे दो, 5,000 करोड़ दे दो अमाउंट में, और प्लस दे दो 5%। प्लस दे दो कितना बच्चा? 5% भी जनता के पास होना चाहिए, प्लस लिखा है, वैल्यू में बोल दो प्लस 5%। अब नीचे कुछ स्पेशल नोट है, पहले इसको समझो। पॉइंट नंबर 2-3 बच्चा लॉजिक ये बता दूं, हमेशा 25% मेंटेन करना है, याद रखना, हमेशा 25%, चाहे आपका फर्स्ट केस हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो। पहले केस में क्या लिखा है? 25। सेकंड और थर्ड में लिखा है इंक्रीज कर लेना, क्योंकि अभी आपकी कंपनी जस्ट लिस्ट होने जा रही है, अभी हम आप पे बटन नहीं डाल रहे अभी, क्योंकि जस्ट जब लिस्ट हो रही है ना, तो सेकंड और थर्ड पॉइंट में बताओ कितनी लिमिट दे रखी थी? सेकंड और थर्ड में कितनी लिमिट दे रखी है मिनिमम? इन्होंने कहा सेकंड में बोल रखा है 410%, इनिशियल स्टेज में जब लिस्ट होने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको टाइम दे रहे, कितने का टाइम दे रहे? 3 साल में इनको 25% पहुंचा देना। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपका कैपिटल फर्स्ट वाली सिचुएशन में है, अगर आपका पोस्ट कैपिटल फर्स्ट वाली सिचुएशन में, तो साफ साफ इन्होंने क्या बोल दिया है? स्टार्टिंग से ही 25% आपका जनता का पैसा मिला होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड में आते हो, तो अभी स्टार्टिंग स्टेज में जब लिस्ट होने जा रहे हो, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको बस 400 करोड़ जनता का इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन 3 साल का टाइम है जब आप लिस्ट होते हो, यहाँ से 3 साल का टाइम है, इस 400 करोड़ को जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करके 25% तक पहुंचा दीजिए। 25% जनता का स्टेक होना चाहिए। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, थर्ड केस में हो तो अभी स्टार्टिंग स्टेज में 10% जनता इन्वॉल्व होनी चाहिए, लेकिन आपको 3 साल का टाइम है, सेम सेकेंड और थर्ड में सेम ही टर्म्स एंड कंडीशन है, 3 साल में 25% जनता का स्टेक होना चाहिए। कैसे जनता का स्टेक लाओगे? आईपीओ इशू करो, एफपीओ इशू करो, जनता के लिए इशू करो भाई। आपका पब्लिक कंपनी तभी रहोगे, लिस्ट तभी रहोगे, अदरवाइज तुम्हें डीलिस्ट कर दिया जाएगा। एकदम से डीलिस्ट नहीं करते, स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं कि पहले आपको क्या किया? नोटिस दिया जाएगा, आपका 25% नहीं है, आपको एक ड्यूरेशन दिया जाएगा, इसको बढ़ाओ। बढ़ाएंगे कैसे? इशू लाकर ही बढ़ाया जाता है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर उन्होंने बोला अगर आप फोर्थ वाली सिचुएशन में आते हो, तो स्टार्टिंग में 500 करोड़ और 5, इन्होंने कहा कि भैया देखो आपका मार्केट में बहुत पैसा है, पोस्ट इशू कैपिटल बहुत ज्यादा है, तो प्लीज 500 करोड़ प्लस 5% स्टार्टिंग स्टेज में, 2 साल में क्या कर दो? 10%, और फिर 5 साल में क्या कर दो? 25%। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से बस आपको समझाया है, आपकी बुक ने इसे बहुत खिचड़ी पका के बताया। पहले मुझे बताओ यहाँ पे कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही? स्पेशल नोट नहीं आया क्या? ये समझ में आ गया? स्पेशल नोट ये बोलता है आपको सेकेंड वाली सिचुएशन और ये थर्ड वाली सिचुएशन, जब आप आज लिस्ट होने जा रहे थे, तो हमने आपको क्या बोला? 400 करोड़ जनता के पास होने चाहिए, या फिर 10% सेकेंड वाले केस में जनता के पास होना चाहिए, ठीक है। 10% तो कम है, हमेशा हर केस में 25 होना चाहिए, लेकिन ये 25 करने के लिए हम आपको टाइम दे रहे। आप लिस्ट हो जाओ, इशू लेकर आओ, आईपीओ एफपीओ बार बार लेकर आओ, हमें नहीं पता, जो करना है करो। आप आने वाले 3 साल में 25% हो जाओ, जनता को दे दो। 3 साल हो गए और 25% जनता को नहीं मिले, अब आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी नालायक है, डिलिस्ट होगी। जब हम पढ़ेंगे ना कि कब कब कंपनी को डिलिस्ट कर देंगे, तो वन ऑफ द पॉइंट ये भी पढ़ेंगे कि अगर आपकी कंपनी में 25% पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है, तो आपकी कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आया? स्पेशल नोट बस यही चीज फोर्थ पॉइंट को बोला, 10% 2 साल में, और रिमेनिंग 15% मतलब 25 तक का जो करना है वो, उसके लिए हमने आपको 5 साल दे दिए। क्योंकि बच्चा जितना बड़ा अमाउंट, जितना पोस्ट कैपिटल ज्यादा है, उतना बर्डन भी तो ज्यादा है ना, इसलिए साल थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, 3 साल की जगह उन्होंने 5 साल दे दिया। क्लियर है? अब एक बार मेरे सामने रीड करके दिखाओ क्या समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट मैं आपके साथ रीड करूँ, फिर आप सारे खुद ही करेंगे। एटलीस्ट 25% लैंग्वेज रीड करूँ। ये पहली कितने पॉइंट्स दे रखे? 4 पॉइंट्स, मतलब 4 सिचुएशन। पहली सिचुएशन रीड करियो, एटलीस्ट 25% ऑफ ईच क्लास या काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर डिबेंचर कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स शेयर इशू बाय द कंपनी। क्या लिखा है? इफ
पोस्ट इशू कैपिटल ऑफ द कंपनी कैलकुलेट ऑफर साइज इज लेस देन या फिर इक्वल टू, क्या लिखा है? मतलब क्या इसे 1600 करोड़ बोल सकती हूँ? अगर आप लेस या फिर इक्वल इसमें आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 25% पब्लिक का स्टेक होगा। सेकंड यही बोल रहा है 400 करना पड़ेगा। जब आप कहाँ जाते हो बच्चा? 16, ये देखो लास्ट वाली लाइन में देखोगे आपको 400 है ना, 400 है ना, ये जनता के पास तो 400 होगा ना, ठीक है। अगर आपका रेंज कहाँ से है? 16,000 करोड़ से, ये लिखा है ना 4,000 करोड़, ये लास्ट वाली लाइन समझ में आए? अब मुझे बताओ क्या लैंग्वेज समझ में आ रही है? ठीक है, बस बच्चा ये प्रेजेंटेशन ही अच्छा है, यही याद रहेगा, ठीक है। तो हाँ, ये चीज क्लियर है बच्चा? पक्का? यही सारी जनरल बातें। कितने का? 1,000 करोड़ का। अब तू बता किस कैटेगरी में आएगा? फर्स्ट कैटेगरी में। हाँ हाँ, आईपीएफ पे नहीं, पब्लिक का स्टेक। अब समझो बच्चा, पब्लिक इशू क्या होता है बता चुकी हूँ शायद। पब्लिक 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 सब्सक्राइब कर रही है बच्चा, वो सारे के सारे शेयर्स जो प्रमोटर के पास है उसे छोड़कर सब क्या होता है? पब्लिक ही होते हैं। 3 टाइप के इन्वेस्टर्स पढ़े थे, आर आई आई, एन आई आई, क्यू आई बी, सब पब्लिक है बाबा। प्रमोटर को छोड़ के सब पब्लिक है, क्यों टेंशन ले रहे हो? कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सोचो, तुम इनको भी नहीं दे रहे हो, सब प्रमोटर अपने पास बैठ के रखे। मान लो अंबानी है, अंबानी क्या कह रहा है? 75% मैं ही रखूंगा। अपने और अपनी वाइफ को, बच्चों को मिल बांट के उसने अपने पास रखा। 75 का उसने 76 कर दिया। कहेंगे रुक, डील तो समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि भैया पब्लिक कंपनी हो, कम से कम मिनिमम ये सेबी ने रूल बनाए 25 तो दो इनको, दूसरे लोग को। इन तीनों कैटेगरी की बात हो रही है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? नीचे कंटिन्यू। ये जो कंडीशंस है ना, ये नोट जो मैंने स्पेशल नोट बताया था, ये वो स्पेशल नोट है नीचे, ठीक है। तो एक बार पूरा खुद से एक बार रीड करना बच्चा, सब सेम लिखा है, बस लैंग्वेज इधर उधर है, ठीक है। एप्लीकेंट कंपनी कौन है? एप्लीकेंट कंपनी जो लिस्ट होने के लिए एप्लीकेशन दे रही थी, ठीक। सुपीरियर वोटिंग राइट, अब ये समझ के रखो, कोई एक वोटिंग होती है जो आपके पास क्या है? सुपीरियर है, मतलब बाकी सबकी जो वोटिंग्स है उनके कंपैरिजन आपके पास थोड़ी सी ज्यादा अच्छे वोट्स है, वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। सुपीरियर वोटिंग राइट एक अलग कैटेगरी है जिसके पास आपके पास ज्यादा पावर होगी, ठीक है। उससे जैसा ही मिलता जुलता है, लेकिन आ जाओ। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर के पास सुपीरियर वाले वोटिंग राइट्स है, या फिर प्रमोटर बोलो फाउंडर बोलो एक ही बात है, शेल मैंडेटरी लिस्ट इट्स इक्विटी शेयर्स, वो अपने सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स को भी लिस्ट कराएगा एट द सेम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जहां पे ऑर्डिनरी वे। तुम लोग के पास ऑर्डिनरी है, मेरे पास सुपीरियर वोटिंग राइट है, तुम्हारे भी लिस्ट होंगे जहां, वहां पे मेरे भी लिस्ट होंगे। सिंपल बस बात ये बोल रखी है। सारे शेयर्स लिस्ट होते हैं। अगर आप लिस्टिंग कंपनी हो, आपके अब जितने शेयर्स, आज जितने शेयर्स है सब लिस्ट करो। एक साल बाद मैं आईपीओ लेके आती हूँ, एफपीओ लेके आती हूँ, कुछ भी लेकर आती हूँ, उसको भी लिस्ट करोगी। जैसे जैसे शेयर्स लाती जाऊंगी वैसे वैसे क्या होते जाएंगे? लिस्ट होते जाएंगे। समझ में आया? तो ये क्या था हमारा कंसेप्ट? ये क्या था? ये तो तुम लोग खुद ही पढ़ लोगे। आओ, अब रूल बताओ। पढ़ा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ, ये तुम्हें रीड करके रहना है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? प्रेसिडेंट बोले तो वेरी गुड, बिफोर। कुछ कंडीशंस है जो पहले आपको सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को लिस्ट होने वाली एप्लीकेशन से देने से पहले आपकी कुछ कंडीशंस है, प्लीज ये देख लेना। अब इन्होंने क्या लिखा है? आपका जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट होगा साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, वही कह रहे हैं। ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। लेटर किसका? राइट इशू, डिपेंड ना आपकी कंपनी क्या लेकर आ रही है। हाँ हाँ, ये तुम ही लोग को पढ़ना है इसीलिए। इशू साइमल्टेनियसली, लेटर ऑफ अलॉटमेंट सीरियल नंबर्ड होना चाहिए, जनरल बात लिखी है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्प्लिट होना चाहिए, सबका अलग अलग होना चाहिए। लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेट कि नेक्स्ट पेमेंट इंटरेस्ट डिविडेंड सारे कैलकुलेट, रजिस्ट्रेशन सब डिवीजन कंसोलिडेशन। इन शॉर्ट प्लीज आप जब लिस्ट होने जा रहे हो तो अपने पहले ये सारी कंडीशन फुलफिल कर लीजिए। ये सारी की सारी कंडीशन आप रीड करके आओगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछोगे। समझ में आ रहा है? जनरल बातें लिखी है, फॉरवर्ड टू स्टॉक एक्सचेंज, एनुअल रिटर्न आफ्टर ईच, ठीक है। ग्रांट शेयर होल्डर, रेनंसिएशन। तो क्या मैं यहाँ रीड लिखूं? क्योंकि ये एक जनरल बातें हैं, ये आपको पूरा रीड करना पड़ेगा। अब बच्चा नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट क्लास इसकी लास्ट क्लास ही रहेगी। पेनल्टीज और केसेस है, चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन है, और फिर ये छोटी मोटी चीजें। इस चैप्टर में जो मेन स्ट्रक्चर फॉर्म था, कंसेप्ट थे, वो सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं।
अब जो है वो बस इधर उधर की बातें बची, ये भी जो मैंने रीड करनी थी वो भी इधर उधर की ही बातें हैं। क्लियर है बच्चा? तो चलो आज की सभा समाप्त।